तरफ से उनका लेंगे। मैं यहाँ पे जयश्री ताई को आमंत्रित करता हूँ, शॉल देके उनका एक सम्मान करेंगे। साथ में एक और साथी है टी भास्कर, वो भी सर्वमित्र है, तो उनका भी सम्मान करने के लिए मैं डॉक्टर विजय भाई को यहाँ पे आमंत्रित करता हूँ। शॉल देके उनका एक सम्मान करें टी भास्कर जी, जोरदार ताली के साथ उनका स्वागत करें। सभी उपस्थित गणमान्य मान्यवरों का, अतिथिजनों का और शिविरार्थियों का तहे दिल से मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ, अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत नमस्ते। आज हमारे परम मित्र आदरणीय तांबेकर जी, जिन्होंने प्रतिष्ठान यहाँ स्थापित किया है, यहाँ कृषि एवं गौशाला के जो उपक्रम चलते हैं, जो अध्यात्म और मूल्यवर्धन के लिए जो शिक्षण प्रशिक्षण के उपक्रम चलते हैं, उसमें सहभागी होने का हमें भी महत्व भाग्य मिला। ये मैं भी हमारा सौभाग्य मानता हूँ और बहुत ही नज़दीकी हमारे मित्र हैं, हमारे पड़ोसी हैं आदरणीय तांबेकर जी और उनकी सुविद्य पत्नी, जिन्होंने हमें खास करके यहाँ बुलाया है। अक्सर सांप ये शब्द सुनते ही सभी को डर लगता है, क्योंकि एक जानलेवा प्राणी है, फिर भी पर्यावरण और सृष्टि के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही अच्छा प्राणी है और ये जो सृष्टि है इसके सह अस्तित्व में सभी को जीवित रहने का अधिकार है। हमको डर लगता है इसलिए दूसरों को मारना कहाँ तक सही है, उसका भी एक प्रकृति में स्थान है। प्रकृति में ऐसा कहा गया है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधि, अयोग्यो पुरुषो नास्ति, योजकस तत्र दुर्लभः। इस भूतल पर, इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि पर जितने भी जीव जंतु है, सभी का अपना अपना महत्व है और एक महत्वपूर्ण प्राणी होने की वजह से उनका अस्तित्व आबादित है। शुरू से जितनी भी वनस्पतियां हैं, सभी के मूल तत्वों में औषधि गुण तत्व विराजमान है। हमें पता नहीं, हमारा अज्ञान है और हमारा अज्ञान होने की वजह से हम किसी का यूज नहीं कर सकते, उसका उपयोग नहीं कर सकते। कोई भी पौधा क्यों न हो, वो पृथ्वी के ऊपर व्यर्थ नहीं है, उसका एक अपना स्थान है, अपना महत्व है और उसके अंदर एक जीवन रस भरा हुआ है। नास्ति मूलम अनौषधि। वैसे कोई भी पुरुष, कोई भी सजीव इस धरातल पर निरर्थक नहीं है, वो नायकी संपन्न है, विशेष व्यक्तित्व है और उसका एक खास अस्तित्व है। फिर आप लोग पूछेंगे कि दुनिया में इतने कलह क्यों है, इतने युद्ध क्यों है, इतनी अशांति क्यों है, लोग एक दूसरे को मारते मराते क्यों आए हैं, क्यों इतने बड़े संग्राम होते हैं? तो इसका उत्तर जो है वो सुभाषितकार ने लास्ट में दिया है। वो कहते हैं कि योजकस तत्र दुर्लभः। ये जो प्लानर्स होता है, जो सुपरडेंट होता है, जो सबसे करवा लेता है, वो दुर्लभ होता है। जब वो कहीं से आता है तो सबकी घड़ी बराबर बैठा देता है, इसका उसका सबका स्थान सुनिश्चित करके, सबका कार्यभार सुनिश्चित करके सबको काम को लगा देता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा प्राणं सृजाम्यहम्। खुद सबको बराबर एक लाइन में सेट कर देता है और कार्यभार चला देता है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं, ज़्यादातर लोग हमारे यहाँ जो है भारतवासी है, किसी विशेष धर्म को मानने से अच्छा है कि हम मानव है और हमारा विश्व धर्म है मानवता, और इस मानवता को लेकर हमें आगे बढ़ना है। मैंने बहुत सुंदर शब्द पढ़ा है जब इनके घर में मैं प्रवेश हुआ हूँ, तो एक तस्वीर देखी, मैं जानता नहीं हूँ, पहचानता नहीं हूँ, फिर भी नागराज जी का
उनके साथ जो विराजमान देवी जी है उनके नीचे एक शब्द लिखा था कि भूमि ही स्वर्ग है, मानव ही देवता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा फील हुआ और सही में लगा कि नहीं, ये बराबर सही संदेश है। तो हम सभी को इस सृष्टि को स्वर्ग बनाना है और हमें ईश्वर जैसा बनना है, नर का नारायण होना चाहिए और एक ऐसी मूल्यवर्धित जीवन व्यवस्था के हम भी आज अच्छे सहभागी हो गए। मुझे बहुत आनंद आ रहा है। तो खास करके एक मंत्र से मैंने शुरुआत की आज की इस लेक्चर की, क्योंकि सांप और सांप का विषय थोड़ा मन पर दबाव रहता है, ऐसा थोड़ा डर का भाव रहता है कि भाई क्या होने वाला है, थोड़ा सा तो थोड़े हल्का फुल्का होना चाहिए। इसलिए हम थोड़ा ईश्वर शरण में गए और उसमें हम धर्म तक आ गए, व्यवस्था तक आ गए। जब भी मुझे कोई पूछता है कि आप धार्मिकता में रस लेते हो, मैं प्रवचनकार हूँ, कीर्तनकार हूँ, तो लोग मुझे अक्सर पूछते हैं आप कौन से धर्म से है, कौन सा अभ्यास करते हैं। हम बोलते हैं कि महाराष्ट्र के कीर्तन करते हैं, प्रवचन करते हैं, मैं गीता, गणेश्वरी, भागवत ये सब पढ़ता हूँ, वेदांत पढ़ता हूँ। तो लोग मुझे बोलते हैं कि मुझे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। मतलब क्या बात है, बोलिए बोलिए। बहुत सारे विचारधारा के लोग होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो नकारात्मक प्रश्न भी करते हैं, कुछ ऐसा पूछते हैं जिसका हमें आंसर देने में उलझन हो जाए, गड़बड़ी हो जाए। बोलते हैं कि आप हिंदू हो, मैंने बोला हाँ जी हिंदू है। तो हिंदू मतलब क्या, ये धर्म किसने स्थापन किया, हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदुइज्म, पूछ लिया क्वेश्चंस। हिंदू धर्म का संस्थापक अध्यक्ष कौन है? मैंने बोला भाई हमारे हिंदू धर्म में तो बहुत सारे 33 कोटि देवी देवता है, अनादि अनंत है, बहुत कुछ है, अनेक सारी विचारधारा है। अभी किसी को अध्यक्ष कहूँ, किसी को उपाध्यक्ष कहूँ, किसी को सचिव बनाऊं, ये तो सभी भगवान ही है। अभी आपने प्रश्न ही ऐसा पूछा है कि शायद वो व्यवस्था का प्रश्न है, उत्तर देना पड़ेगा। और जिस प्रश्न का हमें उत्तर नहीं आता, जिसमें हम शासन हो जाते हैं, उसका खुले दिल से, निष्पाप भाव से और एकदम आत्मविश्वास से वो प्रश्न श्रीमद् भगवद गीता को पूछ लीजिए। विश्व के सभी प्रश्न के उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में है। भगवान ने खुद अपने मुख से जितने प्रश्न मानव को पढ़े उसके उत्तर दिए। बीच में कोई साधु नहीं, संत नहीं, ऋषि नहीं, महात्मा नहीं, एक इंसान को कुछ प्रश्न पढ़े, उसने भगवान को पूछे और भगवान ने आंसर किया। दोनों का कन्वर्सेशन है भगवद गीता कि भाई ये मेरे भाई बहन ये सब है, मेरी स्टेट छीन रहे, मेरी पत्नी को तकलीफ दे रहे हैं, मुझे बनवास भेज दिया है, मेरी जमीन हड़प ली है, मैं क्या करूं? बोले मार दो सभी को। बोले मारना गलत है, केवल जमीन के टुकड़ों के लिए रिश्तों को तोड़ना अच्छी बात नहीं है। गुरु ने हत्वारी मार भगवान सहयोग भोगन भविष्यवादी का मोके हत्वार का खामोश गुरु नहीं है, रुचि है भगवान रुद्र प्रतिदा। इनके रक्त से लथपथ हुए भोग भोगने में मुझे क्या रुचि मिलेगी? इनको मुझे मारना नहीं है, वो बोल नहीं है, सुधरते नहीं है। संरक्षण आए करण ग्रहण आए। रावण के सामने जब राम जी खड़े हो तो उसकी बुद्धि बदलनी चाहिए थी। राम जी उसको बोल रहे थे भाई मेरी बीवी दे दो, मैं घर निकल जाता हूँ, उसने नहीं दी। कंस जी की भी बुद्धि बदलनी चाहिए थी क्योंकि वो मामा थे कृष्ण के, लेकिन उनकी भी बुद्धि नहीं बदली। तो खल की बुद्धि बदलती नहीं है, उसको मारना ही पड़ता था, तुमको इनको मारना पड़ेगा, आंसर दे दिया। फिर कहीं जाके अर्जुन तंदुरुस्त हो गए। तो जितने भी प्रश्न आपको आते हैं, चाहे वो आरोग्य का हो, समाज का हो, राजकारण का हो, कोई भी प्रश्न क्यों न हो, वो आप श्रीमद् भगवद गीता को पूछिए तो आपको उसका सही आंसर मिल जाएगा, सही उत्तर मिल जाएगा। तो जब हमारी बुद्धि कुंठित हो गई, मैंने मेरा प्रश्न जो है भगवद गीता को सौंप दिया कि हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ हिंदुइज्म, हिंदू धर्म के संस्थापक अध्यक्ष कौन है, भगवद गीता को पूछा। तो 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति श्वेते सचराचरम हेतुनानेव कौन्तेय जगद्दीप परिवर्तन। मैं खुद इस संपूर्ण सृष्टि का अध्यक्ष हूँ, लोकाध्यक्ष, जनाध्यक्ष, मया अध्यक्षेण प्रकृति। जैसे कि हम बोलते हैं ना शिवसेना अध्यक्ष, मनसे अध्यक्ष, तंत्र मुक्ति अध्यक्ष, मैं अध्यक्ष हूँ बोले चराचर संपूर्ण ब्रह्मांड का। और इस ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं मेरे से विद्यमान है। जब मैं इनको आदेशित करता हूँ तो पेड़ का पत्ता हिलता है, विश्व का परिवर्तन होता है। इसलिए आप गड़बड़ मत करिए। जब आप एक जीव को मारते हो, सांप को मारते हो, एक पत्थर को उठा के बाजू में रखते हो तो कितने तो भी माइक्रो ऑर्गन्स मर जाते हैं। हमें कोई अधिकार नहीं इस सिस्टम में थोड़ा भी इंटरप्रेट करने का। सिस्टमाइज सिस्टम है, ये अपने आप चलता है। इसको खाली समझ लेना है और उसका एक सेवक बनना है। और इसीलिए जब कोई सांप मारता है, जब कोई निष्पाप जीव की हत्या करता है और जब कोई किसी की जान को खतरा निर्माण करता है, तो हमारी भूमिका क्या होनी चाहिए
इस प्रेरणा से सर्वपितृवनिता जी का काम शुरू हुआ। जब गांव की तरफ आदिवासी लोग थे, एक ऐसे परिवार से थी जो किसान का परिवार था और उनका जो सराउंडिंग था वो ट्राइबल्स लड़कों का था। खेती में जाना, उनके साथ खेलना, वो लोग कोई भी जीव जंतु क्यों न मिले उसको मार के काट के खा जाते थे। तो इनको बहुत बुरा लगता था कि भाई इतना सुंदर पंछी उसको मार डाला, मोर को मार डाला, मोरनी को मार डाला, खरगोश को मार डाला, केवल खाने के लिए। तो उनके जो बचपन के साथी थे इनको एक बोलती थी कि आप मेरे घर चलो, मैं आपको मिष्ठान देती हूँ, खिलौने देती हूँ, लेकिन कल से इन जीवों को मारना है। जो आपके जाले में जो पंछी आते हैं उनको छोड़ देना, जो भी जीव मिल जाए उनकी छुटका करना, मेरे से पैसे ले लेना। और ऐसे कर करके इन्होंने उनका मत परिवर्तन किया। घर में हरिपाठ का वातावरण था, भक्ति का वातावरण था। उनको धीरे धीरे भक्ति मार्ग में लाया और उन बच्चों की शिकार करने की जो प्रवृत्ति थी ये मैडम जी ने बंद कर दी। और वहां से एकदम बिल्कुल चाइल्डहुड से उन्होंने जानते अजानते एज में अपना कंजर्वेशन का काम शुरू किया। आगे जब शादी के बाद, ब्याह के बाद हमारे साथ जुड़ गई, तो मैं तो पहले से कीर्तनकार हूँ, मुझे मालूम नहीं था कि इतने खतरनाक जीव जंतु को पकड़ते हैं कि दहेज में मुझे ये सब मिलेगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे घर में कभी भालू आता है, कभी लोमड़ी आती है, कभी मधुमक्खियों का छत्ता आता है बोरा भर के, उसमें बहुत सारी मधुमक्खियां होती है और शाम तो अक्सर रोज आते हैं। मुझे पता नहीं था कि सब मुझे देख मिलने वाली है। मैं तो छिपकली से डरता था, अभी भी डरता हूँ, तो इनका जोड़ा होने के बाद मुझे लगा भाई अभी संभाल के लेना है। चलो अपना ही काम है, ईश्वर का ही काम है, जीवदया ही करते हैं। ईशावास्य इदं सर्वम अखिलम सृष्टि है मधुरम, तो सबकी हमने रक्षा करनी चाहिए। तो मैं इनके साथ जुड़ गया और मैंने, मेरा जो डिपार्टमेंट है, मैं कीर्तनकार, प्रवचनकार, प्रबोधनकार हूँ, तो मैंने बोलने की बात संभाल ली। मैं बोलता हूँ, ये करती है। सच्ची बात है कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो इसलिए हम एक्शन को देखेंगे। मानो एक सांप दिखा दो, बहुत बढ़िया। ये हमारा छोटा बच्चा है मानो। अच्छा, तो बोलने से अक्षय की कृति होनी चाहिए। तो आप एक छोटा सा सांप दिखाएगा जिससे आपके मन का डर थोड़ा दूर हो जाएगा। हमारे भारत में 270 प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, खास करके महाराष्ट्र में 52 प्रजातियों के सांप होते हैं और 52 प्रजातियों में 40 प्रजातियां पूरी निर्विष होती है। उनमें से 12 सांप जहरीले होते हैं और जो 40 प्रजातियां निर्जीव है, यानी बिन विषैली है, जिनके अंदर जहर नहीं है, बिन जहरीली है, उन बिन जहरीली प्रजातियों में कुछ प्रजातियां जमीन के नीचे रहती है, कुछ पेड़ पर रहती है, कुछ पानी में रहती है, कुछ घास में रहती है, कुछ बिल में रहती है। लेकिन सांप को पंख नहीं होते, सांप उड़ नहीं पाता, लेकिन सभी सांप जलचर है, पानी से उनकी उत्पत्ति हुई है, इस सृष्टि के आदि जीव है, इसलिए सभी के सभी सांप पानी का आश्रय लेते हैं। सांप शीतल रक्त के प्राणी होते हैं, उनके आंखों को पंखुड़ियां नहीं होती, उनको अंतरकरण नहीं होते, बहिर्करण नहीं होते, सांप सुन नहीं पाता, सांप बहरा प्राणी है। सांप के आंख के ऊपर कोई बाल नहीं होते, उनको कभी भी पसीना नहीं आता। सांप जो है एक ऐसा शीत रक्त का जीव है कि जो खुद की सुरक्षा करने के लिए कहीं पर भी छिप जाता है, डरपोक प्राणी होता है। तो बहुत सारे सांप जब समंदर में ज्यादा हुए तो खट्टे पानी से मीठे पानी में आ गए, फिर उन्होंने मीठे पानी में अपना सहवास बना लिया, फिर रेंगते रेंगते रेत पर आ गए। शुरू में उनको पैर थे, वो पैर भी धीरे धीरे निकल गए, फिर बाद में स्पीड से रेंगने लगे। तो सांप दरियों से, खाइयों से लेकर पर्वत तक मिलते हैं, चोटी पर, पेड़ पर मिलते हैं, पानी में मिलते हैं, खाई में मिलते हैं, हर जगह सांप खुद का स्थान बना रहता है। हर अवस्था में प्रकृति के खुद को ठान लेता है और वैसी जीवन शैली बना के उसके साथ एक रूप बन जाता है। तो सांप सृष्टि का आद्य जीव है। तो ऐसे ही जमीन के नीचे रहने वाले जो सांप होते हैं उनका जो कुल है उसको इंग्लिश में कहते हैं बॉयडिंग। बॉयडिंग कुल में जो चाड़े जट्टे सांप होते हैं, बिल्कुल सुमो महिमा, अजगर, बड़े बड़े पाइथन, ये सभी के सभी सांप अंडरग्राउंड स्नेक होते हैं, ये जमीन के नीचे रहते हैं। तो जमीन के नीचे रहने वाले महाराष्ट्र में जो बहुत सारे सांप हैं, उनमें से अजगर के बाद का जो जाड़ा जट्टा सांप होता है वो होता है कॉमन सैंडवॉर्म, जिसे कहते हैं डोरक्या बोनस इन मराठी, और इसका अंग्रेजी नेम है कॉमन सैंडवॉर्म। ये जो सांप है इसकी जो पूंछ है ये फाइल की तरह होती है, फाइल के ऊपर जैसे खरखरी जैसा होता है ना, वैसे फाइल की जैसे काटे काटेदार पूंछ होती है उसकी। और चूहों के बिल खुद खोद देता है, थोड़े बहुत अंदर पूंछड़ी डाल देता है, तो चूहों को लगता है कुछ तो भी खाने की चीज अंदर आ गई और वो काट खाने के लिए रहता है, वो उसके ऊपर झपट जाता है, उसको निकल लेता है। ये सांप को अगर आपको रखना है तो एक मट्टी का एक
कोई भी कोई भी टोकरा कटोरा कुछ भी ले लेगा, उसमें मिट्टी डाल देगी, तुरंत मिट्टी के नीचे बैठ जाता है और अंदर जाके कुंडली बनाता है, और जहाँ इसका मुंह होता है ना वहाँ पूंछ ला के रखता है और ऐसे ऐसे पूंछ हिलाते रहता है। तो पंछियों को लगता है कोई कीड़ा है, कोई तो भी चीज है जो जमीन पे हिल रही है, तो जब पंछी उसको चोट से उठाने के लिए आते हैं तो ये उसके ऊपर झपट पड़ता है, तो मट्टी के नीचे रह के हवा के पंछी खाता है, इतना होशियार सांप है। इसका नाम है कॉमन सैंडबॉल। हाँ, बहुत ही सुंदर सांप है, और ये काट खाने में माहिर होता है, बिल्कुल कैसे भी पकड़ो काटता है। लेकिन हमारा जो मानव है उसके माँ के पेट से ही पूरा प्रशिक्षण करके बाहर आया है, इसका नेचर पूरा प्रशिक्षण हो चुका है। मैं तो हाथ नहीं लगाता भाई, न जाने बोलते बोलते कहीं काट खाए। तो इसको अक्सर सांप काटते भी है, लेकिन अगर वेटरनरी सांप ने इसको काटा तो ये तुरंत डॉक्टर के पास जाता है, बोलता मेरे को टिटेनस दे दो। एक बार डॉक्टर के पास गया, एक बड़ा सा सांप पकड़ा, खून से हाथ लथपथ था, दवाखाने में गया, डॉक्टर बोला क्या हुआ? कुछ नहीं, बड़ी टिटेनस दे दो। डॉक्टर को लगा कि खेलते पड़ते गिर गया होगा, लग गया होगा। वो बात करते करते बोला अरे हुआ क्या है सांप में, क्यों इंजेक्शन ले रहा है? नहीं, बोले मेरे को सांप ने काटा है। अरे तू तो ऐसे बात कह रहा, बोले जैसे कोई कंकर पैर को लग गया। अरे सांप ने काटा, कितनी बड़ी बात है। बोले माँ बाप को बुला लो तुम्हारे। नहीं, बोले कोई आवश्यकता नहीं, आप टिटेनस दे दो, मैं घर चला जाता हूँ। तो इसका पूरा प्रैक्टिस हो चुका है। ये मट्टी के अंदर रहने वाला, चूहे खाने वाला बहुत निरुपद्रवी जीव है, शांत है और किसानों का मित्र है, क्योंकि चूहों की एक प्रजाति 888 बच्चे पैदा करती है, जिसके ऊपर ये सांप नियंत्रण रखता है। और बहुत ही महत्वपूर्ण सांप है, अंडरग्राउंड स्नेक है, जिससे वरुण जैसा लगता है लेकिन बहुत ही सुंदर है, इसका कोई उपद्रव नहीं। जब हम कल्टीवेशन करते हैं तो बहुत सारे सांप कट जाते हैं, और ये सांप की मादा जो है अंडे नहीं देती, एकदम बच्चों को पैदा करती है। इसके बहुत ही सुंदर वीडियोस हमारे YouTube चैनल सतमित्र वनिता पर अपलोड हो चुके हैं। मानव का खुद का एक वीडियो चैनल है जिसका नाम है सोयरे बड़े चले, जो हमारे संस्था का नाम है। इस पर मानव खुद अपने वीडियो अपलोड करता है, जिसमें इसने कॉमन सैंडबॉक्स के वीडियो अपलोड किए हैं ना, इसके वीडियो रेड सैंडबॉक्स के दिए। अच्छा, इसका एक दूसरा साथी होता है रेड सैंडबॉक्स, जिसको लोग दिखते हैं ना, दो मुंह वाला सांप बोलते हैं, करोड़ों में बिका जाता है, बहुत सारे अंधविश्वास बुरी बातें उसमें आती है। ये इसका एक कजिन ब्रदर है रेड सैंडबॉक्स। तो वास्तव में ऐसा कुछ होता नहीं, ये दोनों सांप बिल्कुल काट लिए, ऐसा कुछ होता नहीं। इसलिए जो निरुपद्रवी जीव होते हैं उसको लोग ज्यादा तकलीफ देते हैं। आप समाज में जाओ, कोई गुंडागर्दी करने वाला हो तो लोग को देखोगे ना, वो बहुत अच्छा आदमी है, और अच्छा आदमी रहा तो उसको कोई नहीं डांटेगा। तो इस जमाने में खुद का थोड़ा सा स्थान बनाना जरूरी होता है। तो ये बेचारे सादे सिंपल है, इसलिए ज्यादा इनकी तस्करी होती है, इनके बारे में बहुत सारी गलतफहमियां लोगों में है। वास्तव में हम लोग बोलते हैं आपको धन की खोज है ना, आपको पैसा चाहिए ना, आप कोबरा को पकड़ लीजिए। हर कोबरा के नीचे धन का अंडा होता है, अंडी होती है, कोई हाथ नहीं लगाएगा। लेकिन इसको लेकर लोग बहुत सारे अंधविश्वास भरी बातें करते हैं। तो इसका एक ही महत्वपूर्ण कार्य है सृष्टि का संतुलन, पर्यावरण का संतुलन, बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, इसको बनाए रखना। और उसकी एक महत्वपूर्ण जो भूमिका है, ये भूमिका निभाना। मिट्टी में रहता है, मिट्टी जैसा दिखता है, इसके आंख के ऊपर साइकिल के फ्रीव्हील जैसे डिजाइन होती है, और इसकी एक प्रजाति होती है रसल वाइपर, जिसके आंख के ऊपर रुद्राक्ष जैसी मालाएं होती है। दोनों में खाली दिखने में इतना ही फर्क है, दोनों की जो बॉडी लैंग्वेज है एकदम एक जैसे होती है। ये पूरा बिन जहरीला है, इसको डुरक्या घोनस कहते हैं मराठी में, और उसको बोलते हैं घोनस, रसल वाइपर। दोनों की प्रजातियां अलग है लेकिन दिखने में सेम है, बहुत ही सुंदर जीव है। अब ये मानव के हाथ में है तो आप लोग इसको छोटा सा स्पर्श कर सकते हैं, वो आपको बोल सकते हैं कि कैसा हाथ में उठाना है। काट लिया तो कुछ होगा नहीं, कुछ भी तकलीफ नहीं, कुछ नहीं, लेकिन काटने के लिए आपको हाथ ऐसा हथेली ऐसी करनी पड़ेगी, उसको धीरे से रखेगा तो आपको उसका स्पर्श होगा। कोई भी सांप खुद होके नहीं काटता, सांप डरपोक होते हैं। सांप को दाबना नहीं, ऐसा पकड़ना नहीं, कस के उसको खींचना नहीं, तानना नहीं, उसको नॉर्मल जैसा वैसे रख देने का, तो वो अपने आप चलेगा, देखेगा, आपके साथ दोस्ताना करेगा। बहुत बढ़िया। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? सृष्टि आ गया। एक बार तालियां बजाइए सब लोग। आप जाके डरोगे तो नहीं ना? सांप हाथ में रहने के बाद रात को 10 से अरे बाप मेरे को ऐसा तो नहीं हो जाएगा ना, बिल्कुल तंदुरुस्त है मन से। माता जी से बोलो, नहीं कुछ नहीं, माता जी को डरते दो, वो तो पीढ़ी में जैसा अंदर डाल रहे बच्चों के अंदर डाल रहे, वो खुद होके उसका डर निकाल रही है, टेंशन। हाँ, सृष्टि ऐसा धीरे से, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कैसा लग रहा है? तालियां बजाइए। हमने
हम कहते ऐसे कहते नहीं कि अरे कुछ नहीं होने वाला, डरो मत। ये अपने ही जीव जंतु अपने ही मित्र है, अपने ही स्वयं पकड़ेंगे धीरे धीरे डरो मत। ये मैडम जी कैसे हाथ में चला रहे हैं वैसा चलने दो, ऐसा ऐसा हंसने भी ले लो, बिल्कुल ऐसा पंजों में ले लो, कुछ नहीं करे। ये पंजे में भी ले लो, मुंह भी आने दो, कुछ नहीं करे, दे दो। नहीं ना, ओके, धन्यवाद, थैंक यू। कृष्ण की बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद बेटा, थैंक यू। बैठ जाओ, डरो नहीं। लेकिन वो इतनी छोटी बच्ची होके सबसे पहले आ गए, धन्यवाद, थैंक यू बेटा। घर जाके छोटे छोटे सांप पकड़ना नहीं है, न तो भाई पकड़ के घर में सांप पकड़ने के लिए शिक्षण प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, उसका सही ज्ञान होना जरूरी है। नहीं तो रास्ते में छोटा सांप देखा पकड़ लिया, ऐसा करना नहीं। जहरीला कौन सा बिनजहरीला कौन सा उसका अभ्यास होना चाहिए। ये बात हाँ, ये आपके मन से डर निकालने के लिए हमने आपको प्रैक्टिकल दे दिया। लेकिन हमारे पीठ पीछे गांव में सांप नजर आया तो पकड़ना नहीं। जब आप 18 साल की हो जाओगी, बड़ी हो जाओगी, सांप का अभ्यास करोगी तो हम आपको अनुमति देंगे। थैंक यू। आप में से कोई आगे आओ। अरे आपके बारे में बहुत सुन रहा हूँ मैं, आप हमारे बहुत दुश्मन बन गए हो, क्यों सांप को मारते हो भाई? डर नहीं करना चाहते तो मैं इसके बारे में थोड़ी शांति, एक मिनट डर की बात है और डर निकलना चाहते हैं, इसके ऊपर बोलता हूँ कि स्कूल में हमारे प्रोग्राम थे, हम ऐसे सांप का स्पर्श कर रहे थे उसको, तो एक लड़की जो मन में डर उसके सांपों के डर था, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उसके इस मित्र ने पकड़ा, उसमें दोस्त ने पकड़ा, इस गर्ल ने पकड़ा, तो उसको लगा मेरी सभी सहेलियां पकड़ रही है और मुझे आगे चल के डर को बोलेगी, तो मैं तो ग्रुप में रहती हूँ तो मैंने भी पकड़ना चाहिए सांप को। तो वो इच्छा ना होते हुए भी, मन के अंदर डर होते हुए भी सब लड़कियों का देख के सामने आ गई, सबने हाथ लगाया तो इसने भी लगा दिया सांप को। जब घर गई, रात को सो गई तो बेड में वो ऐसे चिल्ला चिल्ला कर डर के मारे बड़ा सा आवाज निकाल कर मर गई, अरे मां मर गई, ओ ऐसा हो गया, ऐसे बेड पर उठ के बैठती थी, ठंडी गरम गिरती थी। तो उसके माँ ने पूछा ऐसा क्या हो गया तेरे को, कौन सा भूत लग गया? नहीं मैंने स्कूल में सांप पकड़ा था। आगे बात समझ में? तो अगर आपके अंतर मन में डर छिपा है तो आप हाथ मत लगाइए। आपके मन की पूरी अवस्था ऐसी होना चाहिए कि नहीं मैं पकड़ सकती हूँ, मुझे कोई धोखा नहीं है और मैं बिल्कुल डरूंगी नहीं, ऐसा खुद को तंदुरुस्त करो। युद्ध करते समय खुद को क्या बोलते हैं? सावधान। तो हमने अटेंशन में आना चाहिए, खुद समाधान करना चाहिए। आप हिलेगी डुलेगी कच्चा बनेगी तो नहीं चलेगा। काटता तो हर एक सांप है, जरूर सांप डर की वजह से काटते हैं, वो हमें काटने के लिए नहीं आते। वो उनको डर लगता है कि कहीं वो मारेंगे नहीं, बचाने के लिए काटता है ना, आपने बचाने के लिए, उसके लिए बचाव के लिए काटता। आप उसको मारोगे नहीं, आप उसको तकलीफ देगी नहीं। अभी ये है कि मैं फोटो भी देखूंगी तो डरूंगी। तो आपको कार्यक्रम के लास्ट में ना एक बड़ा सा आपको बोलता हूँ हर एक सांप जहरीला होता है और सांप काटने से आदमी मरता है, ऐसा हमारे मन में पीढ़ियों से डर बसाया गया है। और कथा कादम्बरियां धर्मग्रंथ चित्रपट जितने भी माध्यम है तो उनसे ऐसी गलत जानकारी हमारे ऊपर हेमर की गई है, इससे हमें लगता है कि प्रत्येक सांप दिखने वाला मेरे को काटेगी। वास्तव में सांप एक निरुपद्रवी प्राणी है, वो बिल्कुल काटता नहीं है, लेकिन वो वाइल्ड लाइफ एनिमल है, इसलिए हम उसका जिम्मेदारी नहीं लेगा। नहीं कुछ टेंशन मत लीजिए, आप बंदा साथ ऐसा करिए, आप करो, अरे आप ऐसा तो करो मेरे को, आप मेरे सामने रखता, आप ऐसा हाथ तो करो, देखा तो मेरे साथ दिखाओ, मैं 100 रुपया नहीं मांगूंगा, फिर भी आपका भविष्य बदल होगा। पीछे से उंगली दिखा रहा हूं, देख। अच्छा लग रहा है, डरो नहीं, कुछ नहीं
सांप की पूंछ जो है ज्यादा सेंसिटिव होती है, किसी भी प्राणी को आप पूंछ एक्साइट कर सकते हैं। बस हो गया बस हो गया। नहीं, आपको मैं धीरे धीरे प्रैक्टिकली ट्रेनिंग दे दूंगा। आपने थोड़ा सा सांप का सुन लिया और तुरंत आप सांप पकड़ेंगे तो नहीं, आपका मन नहीं बनेगा। बहुत जन्म से आप हाथ कर लीजिए, दोनों ने हाँ इनके हाथ दीजिए और इन्होंने बहुत सांप मारे, इनको काटना चाहिए सांप ने। एक बार ताली बजाएंगे, अभी धीरे धीरे एक हाथ की देखिए हम थोड़ा एक हाथ में, हाँ कुछ तो भी नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है? थोड़ा धड़धड़ हो रहा है, थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, बिल्कुल डरना नहीं और सांप को मारना भी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू भैया। अभी आपके सामने हम कुछ अच्छे सांप प्रस्तुत करने जा रहे हैं जो भारत के बेहद ही खूबसूरत सांप है और दिखने में बहुत अच्छा है। हम जॉयटॉप से आपको कुछ अच्छे वीडियो दिखाएंगे, हाँ, और जहरीले सांपों का एक वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं हम लोग। महाराष्ट्र में कुल 52 प्रजातियों के सांप होते हैं। छत्तीसगढ़ भी हमारे महाराष्ट्र का एक भाग है, हम पड़ोसी है, नजदीक है। जितने सांप महाराष्ट्र में उतने ही छत्तीसगढ़ में है। कुल प्रजातियां 362 होती है महाराष्ट्र में। तो आपको एक अच्छी सी डॉक्यूमेंट्री पहले दिखा देते हैं, बाद में हम प्रैक्टिकल दिखाएंगे। चलो मारो कर दो उसको मट्टी में, चलो बेटा, थैंक यू थैंक यू। नहीं मट्टी आई है बोतल में, तो मट्टी में घुस जाए अंदर से तो शिक्षा कर्मचारी है तो हमारा कहना ये है कि शिक्षक का अगर डर भाग जाएगा तो बच्चे भी नहीं डरेंगे। तो सबको एक बार हाथ लगाना है। खुले में हम सबको प्रैक्टिकल देंगे, हमारा थ्योरेटिकल प्रोग्राम है वो पहले देख लेंगे। दोस्तों, महाराष्ट्र में कुल 52 प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं, जिनमें 40 प्रजातियां बिन जहरीली होती है और 12 प्रजातियां जहरीली होती है। 12 प्रजातियों में 8 प्रजातियां घने जंगल में, गहरे पानी में या अंधेरे वाली जगहों में, गुफाओं में रहती है। केवल 4 ही प्रजातियां सांपों की ऐसी है जिससे पूरी मानव जात जो है वो खतरे में आ चुकी है। वो 4 जहरीले सांप को अगर हमने ठीक से पहचान लिया जो हमारे आस पड़ोस में आती है तो हमारा पूरा डर निकल जाएगा। तो इसके ऊपर हमने एक कहावत बनाई है, जहरीले सांपों के नाम 4, घोनस, पुरसे, नाग और मनियार। जिसको मराठी नाम है तो उसको हिंदी में बोलते हैं घोनस, पुरसे, नाग और करेट, जो 4 सांप है। तो जहरीले सांपों के नाम 4, घोनस, पुरसे, नाग और मनियार। तो घोनस बोले तो रसल वाइपर, पुरसे बोले तो स्वास्केल वाइपर और नाग बोले तो कोबरा इंग्लिश में, और जो मनियार होता है उसको करेट बोलते हैं, क्रेट। तो अभी हम स्क्रीन के माध्यम से 4 जहरीले सांपों का वीडियो देखने जा रहे हैं जिसके अंदर बहुत ही सुंदर सांपों को फिल्माया गया है। आपको पूरा डॉक्यूमेंट्री मराठी में, मैं इसको म्यूट करके आपको हिंदी में इसको ट्रांसलेट करके दिखाता हूं। स्क्रीन पर चित्र प्ले हो जाएगा, इसका आवाज म्यूट कर दीजिए तो मैं हिंदी में बात करूंगा। आवाज को बंद कर, इसका आवाज बारी बारी नहीं म्यूट करना हिंदी से। दोस्तों, आपके सामने जो सांप मैडम जी प्रस्तुत कर रही है इसका नाम है रसल वाइपर। इसको रसल वाइपर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक व्हिसल जैसा आवाज निकालता है। जब भी आप घर में चावल पकाते हो कुकर के अंदर तो सीटियां होती है, वो सीटियों के जैसा आवाज ये सांप निकालता है, इसलिए उसको रसल वाइपर कहते हैं। और वाइपर बोले तो गाड़ी के कांच के ऊपर ऐसा तिरछा पानी बाजू में करने वाला यंत्र होता है जो तिरछी चाल से चलता है। तो ये सांप जो है वालुकामय प्रदेश में रहते हैं, अफगान या जो डेजर्ट होते हैं उस एरिया में ज्यादा पाए जाते हैं। तो इसीलिए ये जो सांप है ये सांप डेजर्ट एरिया में होते हैं और खास करके वालुकामय प्रदेश में रहते हैं, इसलिए इनकी त्वचा बड़ी ही रुष्ट होती है, खरखरी जैसी होती है। और इनके त्वचा के ऊपर जो आप डिजाइन देख रहे हैं, इस डिजाइन में आपको रुद्राक्ष जैसी 3 मालाएं नजर आ रही हैं। ऊपर से अगर देखेंगे तो गोल गोल मुंह से लेके पूंछ तक बड़े बड़े गोल ऐसे रुपए के जैसे धब्बे हैं जो नितांत सुंदर है दिखने में। बीच में काले है, बाजू में मोर पंख है, व्हाइट है। बादामी रंग का ये सांप होता है। मुंह पूरा त्रिकोणी होता है, आंख से लेकर गर्दन तक 2 बड़ी पीली लकीर होती है और पीछे जो है साइड में अर्धचंद्राकृति गोल कड़ियां होती है। ऊपर एक गोल धब्बा होता है और बाजू में भी अर्धचंद्राकृति कड़ी होती है। दिखने में ये सांप बहुत ही सुंदर दिखता है और विषैले सांप जितने भी है बहुत सुंदर है। इसको मराठी में लोग आज्ञापुरोड बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं मंडली सर्प। मंडली सर्प क्योंकि मंडली जैसी माला जैसा इसका डिजाइन दिखता है ऊपर से।
और इसको कभी कभार बॉल पाइथन भी कहा जाता है। जो दिखने में जब वो गोल बन जाता है, ट्रॉफी से हम देखते हैं तो गोल गोल ऐसे धब्बे दिखते हैं फुटबॉल जैसे, बहुत ही सुंदर होता है। और इसका एक पूरा बंधु है सॉस्केल वाइपर। इसके मुंह के ऊपर बाण की खून होती है और एक करवट जैसी इसकी त्वचा होती है, आम को आम घसकर एक करवट जैसा आवाज निकालता है, इसलिए सॉस्केल। इसकी जो स्केल है वो स्वाद जैसी होती है। और ये भी खुद की गर्दन पीछे लेके उसको पूंछ घसकर घोड़े को आगे ऐसी छलांग लगा के चलता है, वाइपर कैटेगरी से। ये इसका जो जहर होता है हेमोटॉक्सिक होता है। हाँ, खून की जो परिसंस्था हमारी है, रक्त संस्था जो है, उसके ऊपर दुष्प्रभाव करता है। खून में गठरियां बन जाती है या वो पतला हो जाता है। इसके काटने के बाद बहुत सारे फोड़ अंतर आते हैं, बहुत दाना होता है और इसका जो दंश है बड़ा ही वेदनाकारी होता है। ये सांप विश्व का सबसे छोटा जहरीला वाइपर है, जो दिखने में छोटा है लेकिन मूर्ति महान कीर्ति महान। तीसरा जो सांप है ये कोबरा, घोनस, फुरसे और नाग में हम लोग देख रहे हैं नाग का जो फन है, बहुत ही सुंदर फन फैलाता है नाग। आपके मुंह की 36 पसलियां जो होती है उसको फुला के बहुत सुंदर डोल बनाता है। नाग जैसा डोल कोई भी सांप बनाता नहीं। और उसके फन के ऊपर पीछे से उल्टा ओम दिखता है, उसको मोड़ी लिपि का ओम कहते हैं, 10 का आंकड़ा बोलते हैं। और उसके सामने चश्मे के जैसे 2 बड़े बड़े धब्बे दिखते हैं, चिन्ह दिखता है, उसको स्पेक्टेकल मार्क कहते हैं। तो इस मार्क की वजह से जिस सांप के सामने से देखने के बाद 2 काले धब्बे दिखते हैं उसको स्पेक्टेकल मार्क वाला स्पेक्टेकल कोबरा कहते हैं। जिसके फन के ऊपर पीछे से गोल मार्क दिखता है उसको मोनोब्लॉक कोबरा कहते हैं। और जो सांप के ऊपर कोई फन के ऊपर कोई चिन्ह नहीं होता, नॉर्मल होता है, उसको कॉमन कोबरा कहते हैं। लेकिन सभी के सभी कोबराओं का जहर इन न्यूरोटॉक्सिक होता है, मज्जा संस्था के ऊपर दुष्परिणाम करता है, श्वसन संस्था को अवकुंठित करना और आपकी श्वसन संस्था में बिगाड़ निर्माण करके आपके छोटे मस्तिष्क का कार्य बंद करना, उससे उल्टी होना, गले में बहुत सारा फेस आना, खरखर होना, आपके आंखों की जो आपकी जो एक दृष्टि होती है उसके ऊपर उगड़ झाप नहीं कर सकते, आप उसको खोल नहीं सकते, आपकी जो आंख होती है वो जड़ बन जाती है ऐसे। तो घेरी आना, चक्कर आना, आकड़ी आना, ये सब लक्षण इस सांप के होते हैं। और इसके काटने के बाद आदमी तुरंत मर जाता है। ये इसका काट खाया दंश अगर आपके मुख्य रक्त वाहिनी पे होता है तो तुरंत खून में रक्त जाता है और उसका दुष्परिणाम चालू होता है। जब सांप काटता है तो रक्त संस्था, श्वसन संस्था, आपकी पाचक संस्था और उत्सर्जन संस्था, चारों ही संस्था बाधित हो जाती है। अंदरूनी बहुत सारी खलबली बच जाती है और कोई ना कोई गड़बड़ी होने की वजह से, चाहे कोई पित्त प्रवृत्ति का हो, कोई कफ प्रवृत्ति का रहता है, कोई दम प्रवृत्ति का रहता है, तो उससे आदमी मर जाता है। तो हम नाक को देख रहे थे। इसके बाद आता है करेक। करेक भी बहुत सुंदर सांप होता है, आगे हम करेक को भी देखेंगे। तो इसका एक वीडियो हिंदी में हमने बनाया है, जॉय ट्यूब पे वो लगाएंगे। मैडम के वीडियो में जो यूट्यूब में अभी हम लोग सर्च कर रहे थे, बहुत सुंदर हिंदी में जानकारी दिखाता हूँ, आप जाइए सर्वमित्र वनिता यूट्यूब पर सर्च करिए। इसको थोड़ा बंद रखेंगे, यूट्यूब ज्वाइन करते हैं। तो यही वीडियो आपको हिंदी में बहुत अच्छा दिखाता हूँ। आप हम एक बार यूट्यूब पर जाएंगे सर्वमित्र वनिता। भैया सर्च कर रहे जब तक क्वेश्चन पूछ ले गए। हाँ पूछ लीजिए। दीदी आप एक कोबरा को भी पकड़ रहे हो और ये तो बहुत जहरीला है, तो आपको ऐसा डर नहीं लगता कि मान लो मुझे काट दिया तो? नहीं यूट्यूब अभी हिस्ट्री में देखिए आप लोग बात है। ये है माइक पद्धत है। सांप को अगर अभी हमने आपको बताया कि आप दबाएंगे और उसको तकलीफ हो जाएगी तो वो काटेगा। वो एक सांप जो है वो उनको समझता नहीं है ये बचा रहे हैं या मार रहे हैं। हम बोल सकते हैं कि हम स्नेक फ्रेंड है, लेकिन वो हमारा फ्रेंड नहीं बन सकता कि वो उसे समझता नहीं। इसीलिए अगर कोई भी सांप हो, वेनमस हो या नॉन वेनमस हो, तो उसे इजी हम हैंडल करते हैं तो कुछ करेगा नहीं। अगर दबाएंगे उसको जबरदस्ती से कुछ तकलीफ देंगे, जैसे अभी बहुत सारे हमारे सर्वमित्र ही होते हैं, स्नेक फ्रेंड होते हैं, स्टंट में बहुत चैनल में हमारे सांप काटने की वजह से हो जाते हैं या फिर कोई थिंग करते हैं, तो ऐसे थोड़ा भी गलत हो जाएगा तो काटेगा। और अगर वो जहरीला है तो जान के ऊपर भी मर भी सकते हैं, तबीयत सीरियस हो सकती है, बचने के चांसेस कम होते हैं। आपके साथ कभी कुछ घटना हुई? हाँ, वैसे तो ये जिंदगी के सांप हमेशा ही होते ही रहते हैं।
बिन जहरीले तो हम इतना केयर नहीं करते, लेकिन जहरीले सांप होते हैं तो थोड़ा केयरफुली काम करना पड़ता है। फिर भी कुछ थोड़ा सा कुछ गलत हो गया वो तो काट सकते हैं, काटते भी हैं। तो एक बार 3 साल पहले मुझे कोबरा ने काटा था, फिर तो एडमिट हुए थे सरकारी अस्पताल में, 5 दिन एडमिट थी। आप ये सब लोग साथ में जाते हैं जब आप जाते हैं? हाँ, हम दोनों साथ में रहते हैं वैसे, लेकिन सांप पकड़ते हुए जब तक सांप दिखता नहीं या फिर वो ज़्यादा अड़चन में रहता है तब तक लोग मदद करते हैं। तो सांप दिखता है तो फिर नजदीक कोई आता नहीं, खुद ही सब करना पड़ता है। सर्वमित्र वनिता जी को भी सांप ने काटा था। सांप को कोई समझता नहीं कि आप लोग को बचाने के लिए पकड़ रहे हैं या मारने के लिए पकड़ रहे हैं। उसका निजी धर्म होता है, संरक्षण के लिए उसकी जो सुविधा उसको दी गई है प्रकृति ने, उसका यूज करना, उसका उपयोग करना। इसलिए सांप को जब ऐसा फील होता है कि वो खतरे में तो काट खाता है, छुटकारा करके भाग जाने की कोशिश करता है। इनको भी एक बार सांप ने काटा था, उसका बहुत रंजकदार किस्सा है। मैं आप लोग कुछ जानकारी लेंगे, उसके बाद वो पूरा डिटेल में कहूँगा। जरा इसको प्ले करते हैं। ये वीडियो में बेहद ही खूबसूरत भारत के 10 सांपों की जानकारी दी गई है, जिसमें हम कोबरा और सर्वाइवल की जानकारी लेंगे। तो आज हम भारत के बेहद ही खूबसूरत सांप के बारे में, जिनमें जहरीले, बिन ऐसे सांप है। आज हम जानेंगे रंग रूप से बहुत ही सुंदर दिखने वाले कई सांपों की प्रजातियों के बारे में, जो कि हमारे भारत में ही पाई जाती है और हमारे मानव जीवन में ज्यादातर दिखते हैं। 10वां सांप द कैट स्नेक। यह सांप आधा जहरीला यानी सेमी वेनमस होता है और इस सांप का शास्त्रीय नाम है बोइगा ट्रिगोनेटा और इसे मराठी में मांजरे सांप भी कहा जाता है। कैट स्नेक ना ही तो जहरीला होता है और ना ही बिन जहरीला। यह सांप सेमी नॉन वेनमस यानी नीम जहरीला होता है। बात करते हैं इस सांप के रहने की, तो यह सांप पेड़ों पर रहना पसंद करता है। पेड़ों पर इस सांप का मुख्य खाद्य होता है छोटी पंछी और छिपकलियां। अगर इस सांप को खतरा महसूस हो या फिर गुस्सा आ जाए तो यह सांप अपना सिर उठा लेता है और पूंछ जोर जोर से हिलाने लगता है और फिर झपट मारकर सामने वाले शिकार को निगल लेता है। इस सांप की लंबाई कुल 125 सेंटीमीटर तक होती है, यानी कुल 4 फीट 1 इंच तक। दिखने में यह सांप पूरे तपकीर यानी भूरे रंग का होता है और इसके शरीर पर सफेद और काले पट्टे होते हैं, जो कि थोड़े त्रिकोणी दिखाई देते हैं। कैट स्नेक पेट की ढोली में करीबन 30 से 10 अंडे देता है और उन अंडों में से 2 ढाई के बाद बच्चों का जन्म होता है और उनकी लंबाई करीबन 25 सेंटीमीटर तक होती है। कैट स्नेक की सभी प्रजातियां बिल्कुल दिखने में ऐसी होती है, बस रंग में थोड़े से चेंजेस होते हैं और आकार में इसकी हाइट कम ज्यादा हो सकती है। भारत में सांप की कुल 4 प्रजातियां पाई जाती हैं: कॉमन कैट स्नेक, सीलन कैट स्नेक, बेडो कैट स्नेक और ऑस्ट्रेलियन कैट स्नेक। और कैट स्नेक की सभी प्रजातियां दिखने में बहुत ही सुंदर होती हैं। रनिंग ग्राउंड पर आता है सर्वाइवल स्नेक, जिसे मराठी में भूरा सांप भी कहा जाता है। यह सांप बहुत ही जहरीला होता है और भारत में मुख्य 4 जहरीले सांप हैं: मुनस, फुरसे, नाग और करेंग, जिसमें से अब हम सर्वाइवल के बारे में जान रहे हैं। यह सांप दिखने में बहुत ही सुंदर होता है और इस सांप पर बहुत से रुद्राक्ष जैसे प्राणियों की मांगें होती है और दिखने में बहुत ही सुंदर सांप होता है। यह सांप बड़े से बड़े प्राणी को भी मारने की क्षमता रखता है। यह सांप अगर हाथी को काट ले तो हाथी की तुरंत मौत होती है और यह सांप एक समय पर 100 से भी अधिक बच्चों को जन्म दे सकता है। और इस सांप का जहर हीमोटॉक्सिक होता है, जो कि खून पर बहुत ही जल्दी से इफेक्ट करता है। 8वां सांप द कोबरा, कॉमनली इसे लोग नाग सांप के नाम से भी जानते हैं और यह सांप बहुत ही जहरीला होता है। इस सांप की कई प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं: मोनोक्रोम कोबरा, स्पेक्टेकल कोबरा, कॉमन कोबरा, मांगर कोबरा, अल्बिनो कोबरा, रेड कोबरा जैसे बहुत से कोबरा की प्रजातियां पाई जाती हैं और सभी प्रजातियां फर निकालती हैं और बहुत ही सुंदर। भारत में लोग इसे शिवजी का आभूषण भी मानते हैं, करके इस सांप को ज्यादातर भारत में मारा नहीं जाता है, बचाया जाता है। 7वां सांप किंग कोबरा, जिसे हम नागरा सांप के नाम से भी जानते हैं। यह सांप दिखने में बहुत ही बड़ा होता है। इस सांप की लंबाई बहुत ज्यादा होती है, करीबन 21-22 फुट तक और इस सांप के शरीर पर पीले और काले गाढ़े पट्टे होते हैं और इस सांप का फर बहुत ही बड़ा और लंबा होता है। और किंग कोबरा दिखने में नाग से भी बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। किंग कोबरा सांप का जहर बहुत ही घातक होता है। इस सांप का जहर न्यूरोटॉक्सिक प्रकार का होता है और यह सांप भी बड़े से बड़े जानवर को मारने की क्षमता रखता है। 6वां सांप द बाम्बू पिट वाइपर,
दिखने में बहुत ही आकर्षक होता है और यह ज़्यादातर पेड़ों पर ही रहना पसंद करता है। इस सांप का मुख्य खाद्य पंछी होते हैं। झाड़ी पर रहकर यह पंछियों का शिकार करते हैं। यह सांप बहुत ही जहरीला होता है और इस सांप को 2 बड़े जहरीले दांत होते हैं, इसलिए अगर यह किसी शिकार को काट ले तो उसकी तुरंत ही मौत हो जाती है। आपका हरा रंग इसे झाड़ियों में छुपने में बहुत ही मदद करता है। जितना सुंदर यह सांप है उतना ही खूंखार है पर जहरीला भी है। आप इस सांप से सावधान रहिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सांप की तरफ। 5वें क्रमांक पर आता है द वाइन स्नेक, जिसे हम हरनप्रो सांप भी कहते हैं। यह सांप दिखने में पूरा हरा होता है। इस सांप का मुंह बिल्कुल एक पत्ते की तरह दिखता है, बहुत ही बारीक मुंह होता है और यह सांप सेमी वेजिटेबल यानी आधा जहरीला होता है। वैसे तो यह सांप दिखने में पूरा हरा दिखता है, पर जब इस सांप गुस्सा आता है या फिर इस सांप को खतरा महसूस होता है तो यह अपने शरीर को बहुत ही बड़ा कर लेता है, यानी हवा भर लेता है। तब इसके शरीर में छुपे हुए सफेद रंग और पीले रंग हमें नजर आते हैं। इस सांप की और एक प्रजाति है द ब्राउन वाइन स्नेक, जो कि इसी की तरह बहुत ही दिखने में सुंदर दिखती है। और इस सांप की और कई प्रजातियां भारत में पाई जाती है, जो कि बिल्कुल नीली सांपों की तरह बहुत ही सुंदर दिखती है। चौथा सांप रेड स्नेक, जिसे हम घाटी सांप भी कहते हैं। यह सांप 2 रंगों में पाया जाता है, एक पीली घाटी और एक काली घाटी। यह सांप दिखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। यह सांप ज्यादातर चूहों के बिल में, झाड़ियों पर और जमीन पर सभी जगहों पर रहना पसंद करता है और खेतों में और मानव बस्ती में ज्यादातर यह सांप पाया जाता है। इस सांप का प्रमुख खाद्य होता है चूहे। ग्रामीण सांप पर कई काले पीले चट्टे पट्टे होते हैं और नीचे की तरफ से यह सांप कभी कभार काला तो कभी कभार पीला भी पाया जाता है। There are 3 ways in which AI is going to change your job forever. AI tools can चलिए अब जानते हैं तीसरी सांप के बारे में, तो पाइथन स्नेक, जिसे हम अजगर सांप भी कहते हैं। यह सांप दिखने में बहुत ही बड़ा लंबा होता है और यह सांप भारत का सबसे बड़ा लंबा जहरीला सांप है। इस सांप का मुंह बहुत ही बड़ा होता है और यह सांप एक अंडर सांप है, जो कि अंडे देता है। अजगर बहुत ही बड़े शिकार करता है, जैसे हरिण, और शिकार करने के बाद 5-6 दिन तक यह सांप उसे हजम करता है और अजगर सांप ज्यादातर जमीन पर ही रहना पसंद करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सांप की तरफ। इसका नाम है ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक, इसे मराठी में रजत बंसी भी कहा जाता है। यह सांप दिखने में बहुत ही लंबा, बड़ा और सुंदर होता है। इस सांप की लंबाई करीबन 6 फुट तक होती है। ये सांप रात में बहुत ही सक्रिय होता है और पेड़ों पर और चूहों के बिल में रहना पसंद करता है। भारत में सभी जगहों पर यह सांप पाया जाता है। ब्लैक हेडेड रॉयल स्नेक एक गंडर सांप है, जो कि करीबन 6 से 8 घंटे जून, जुलाई, अगस्त में रहता है। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं हमारे वीडियो के सबसे टॉप मोस्ट इंटरेस्टिंग स्नेक के बारे में, जिसका नाम है दी ओरेट फ्लाइंग स्नेक। यह सांप दिखने में बहुत ही सुंदर होता है। इस सांप के शरीर पर काले, फीके पीले, हरे और लाल रंग के बहुत से धब्बे होते हैं और नीचे की तरफ से यह सांप पूरा हरा पाया जाता है। यह सांप उड़ते हुए बहुत ही सुंदर नजर आता है, पर सांप एक विकल्प नहीं है, जो कि उड़ता नहीं है, बल्कि यह सांप किसी भी पेड़ पर से छलांग मार दे तो 100 मीटर की दूरी पर जा सकता है। इसी कारण इसे ऑरेंज फ्लाइंग स्नेक कहा जाता है। और कई ऐसे सांप हैं जो कि इससे भी ज्यादा दूर तक उड़कर जा सकते हैं, पर जो कि हमारे भारत में नहीं पाए जाते। पर हमारे भारत में केवल यही एक सांप है जो कि उड़ सकता है। इस सांप की मादी करीबन 6 से 12 अंडे है और पूरा में से 2 मिनट के बाद बच्चों का जन्म होता है। इस सांप की अधिकतम लंबाई 5 फुट 9 इंच तक होती है। यह सांप ज्यादातर पेड़ों पर रहना पसंद करता है और पेड़ों पर इसका मुख्य खाद्य होता है छोटी पंछी, गिरगिट और छिपकली। और दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, यह सांप बिन जहरीला होता है, यानी आधा जहरीला होता है। यह सांप पूर्णतः बिन जहरीला और पूर्णतः जहरीला नहीं होता है। बिन जहरीले सांपों से हमें जहरीले सांपों जितना खतरा नहीं होता, फिर भी आप इस सांप से सावधान रहें। तो लेट्स बैक गाइस, चलते हैं हमारे अगले वीडियो में। हम जान रहे थे भारत के कुछ बेहद ही खूबसूरत सांपों के बारे में, जिसमें 4 जहरीले सांपों का परिचय आपको देने हेतु हमने बहुत सुंदर सांपों को दिखाया, जिसमें कुछ बिन जहरीले और निम्न जहरीले सांप भी आपको दिखाई। अभी सांप जो है एक ऐसा जीव है जिसको हाथ नहीं, पैर नहीं, कान नहीं,
आंखों को पंखुड़ियां नहीं, जिसका मस्तिष्क 12% के ऊपर डेवलप नहीं है, फिर भी उसकी दहशत जो है इतने बड़े जीव को लगती है कि हाथी जैसा महाकाय प्राणी सांप को डरता है। कुत्ता, बिल्ली, बंदर सब सांप से डरते हैं। इंसान तो डर के मारे सांप के शत्रु बन गए हैं। वास्तव में सांप हम सोचते इतना डरावना प्राणी नहीं है। सांप भी हमारा एक मित्र है। सांप भी हमारे सहजीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या शिव जी गले में सांप को रखते थे? हम तो शिव जी के पैर के पास भी नहीं बैठ सकते, इतनी भी हमारी योग्यता नहीं है, और उसको शिव जी ने गले में धारण किया है। तो उसकी कुछ खास योग्यता होगी, कुछ खास महत्व होगा। हमारे सामने कुछ अच्छे स्टूडेंट हैं, कुछ हमारी बहना बैठी है, एक स्कूलों में पढ़ती होगी, साइंस पढ़ती होगी, जिसमें आप रिसर्च के ऊपर अगर जाते हैं तो सर्वमित्र वनिता जो संरक्षण, संवर्धन और संशोधन 3 मुद्दों पर काम करती है, जिसमें हम रिसर्च भी करते हैं सांप के ऊपर। तो हम ऐसे ही ग्लोबल सेमिनार में इंटरव्यू दे रहे थे, और वहाँ हम हमारे सामने छोटे छोटे बच्चे थे, पुणे का प्रसंग था, और कॉर्पोरेट सेक्टर के अच्छे खासे बच्चे हमारे सामने थे, अपने किड जैसे, इनके जैसे, बहुत ही सुंदर। तो मुझे लगा कि ये बच्चों को कुछ समझता नहीं होगा, इस हिसाब से डर जाएंगे। और ये तो शहर के बच्चे हैं, गांव के थोड़ी है, इनको डायरेक्टली सांप कैसे दिखाएं, या इनको कैसे क्या सांप की बात करें? थोड़ा मेरे मन में आशंका था कि ना जाने बच्चे डर तो नहीं जाएंगे। तो एक को खड़ा करके मैंने पूछा, क्या आपने सब कभी सांप को देखा है? क्या आपने वनिता जी के वीडियोज वगैरह कुछ यूट्यूब में कभी इसके पहले देखा है? तो उसने सभी प्रश्न के उत्तर मुझे हाँ में दिए। मैंने पूछा कि क्या आपने गाय को देखा है, दूध को निकाला है, कभी गोबर को हाथ लगाया है, कभी खेती में रहे हैं, कभी गांव में गए हैं? तो सब प्रश्न के उत्तर हाँ देते गया। तो मैं हक्का बक्का रह गया कि इसको तो सब कुछ आता है। मैंने बोला भाई आपको सब कुछ आता है, अभी आप ही कुछ पूछिए, या तो मैं आपको पूछता हूँ। तो आपके मन में कोई प्रश्न है सांप के बारे में? तो बोले हाँ है। क्या प्रश्न है? बोले सांप काटने से इतने लोग मरते हैं, इतनी दहशत सांप की है, तो इसको दूर कैसे किया जाए कि लोग सांप से नहीं डरे? डरने का प्रमुख कारण क्या है? वो काटने के बाद आदमी मरता है। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? तो तुरंत वनिता जी खड़े हो गए और उन्होंने बोला कि हम स्नेक के ऊपर, स्नेक बाइट के ऊपर एंटी प्रो वैक्सीन रिसर्च करेंगे। जो प्रोजेक्ट हमने WHO को दिया, और उन्होंने अभी उसको सैंक्शन दिया, और भारत सरकार के एम्स द्वारा औषध महानिर्माण के अंतर्गत हम सांप के ऊपर की पहली प्रो वैक्सीन बना रहे हैं, जो 7 महीने के गर्भवती माता को दी जाएगी और शिशु को दी जाएगी। तो जिसको किसी को कोई भी प्रजाति के सांप ने काटा, चाहे हेमोटॉक्सिक, न्यूरोटॉक्सिक, मायोटॉक्सिक, मल्टीटॉक्सिक, कोई भी पॉइजन क्यों ना हो, उसको काटने के बाद, वो शरीर में जाने के बाद वो आदमी की तुरंत मौत नहीं होगी, उसको 96 आवर का टाइम मिलेगा। तो ये जो प्री वैक्सीन कैसे बनती है, क्या बनती है, ये आपको डिटेल में बोलेंगे। तो विषय आया संशोधन के ऊपर। तो सर्वमित्र वनिता जी सांपों का संशोधन करती है। तो उसमें हम लोग ऐसे बहुत सारे रिसर्च करें, जिसके रिसर्च का एक हिस्सा है कि जब सृष्टि का अंत हो जाता है, पूरे जीव नष्ट हो जाते हैं, तो हमारा जो डीएनए है ना, ये डीएनए सांपों के डीएनए से बना हुआ है। हमारे आध्यात्मिक शास्त्र में कुंडलिनी शक्ति होती है, त्वं मूलाधारस्थितो सिद्ध्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः। एक गणपति के स्वरूप होते हैं जो मूलाधार चक्र में स्थित होती है, और वो नागाकृति होती है। जब हम योग साधना करते हैं, तो उसमें जब कुंडलिनी जागरण का कार्यक्रम होता है, तो उसमें कुंडलिनी शक्ति जो है नागाकृति दिखाई दी गई है। हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है, ऐसा ही स्पाइनल कॉर्ड बोले तो पूरे सांप का शरीर होता है, उसको खाली मनके होते हैं, पसलियां नहीं है, हड्डियां नहीं, हाथ नहीं, पैर नहीं। सांप के स्पाइनल कॉर्ड का, हमारे स्पाइनल कॉर्ड को पसलियां लगा दी गई, फेफड़े लगा दी गई, हाथ पैर लगा दिए, तो बन गया इंसान। सांप को ये सब लगा दो तो वो भी इंसान बन जाएगा। तो हमारे जैसा ही सांप एक मणिधारी जीव है, कणाधारी जीव है, बैकबोनधारी जीव है। तो सांप का और हमारा डीएनए कंप्लीट एक है, और डीएनए का स्ट्रक्चर जो है ना, वो फिल्म में दिखाते हैं, ऐसा सांप आकृति दिखाते हैं। इसलिए WHO के बौद्ध चिन्ह में दोनों तरफ से सांप दिखाई दिए हैं, और डॉक्टर का जो हरकुलस चिन्ह होता है उसमें भी सांप दिखाई दे रहा है, क्योंकि सांप सृष्टि का आद्य जीव है, वो सभी सजीवों का डीएनए है। अगर एक सांप जीवित रहा तो पूरी सृष्टि दोबारा शिव जी बना सकते हैं। इसलिए बीज स्वरूप जब सृष्टि का महाप्रलय होता है, सृष्टि के सभी जीव नष्ट हो जाते हैं,
यहाँ तक कि धरातल नष्ट हो जाता है, समुद्र नष्ट हो जाता है, अंतरिक्ष ही अंतरिक्ष रहता है, खाली शिव जी विराजमान होते हैं। तो उस समय शिव जी एक प्राणी को अपने गले में धारण करके जीवित रखते हैं, उसका नाम है सांप। क्यों रखते हैं कि बीज स्वरूप ब्रह्मा जी को दोबारा दिया जाता है सृष्टि रचने के लिए। एक सांप जीवित रहा तो पूरी सृष्टि जीवित बन सकती है। इतना महत्वपूर्ण जीव होने की वजह से सांप का संरक्षण संवर्धन अत्यंत महत्वपूर्ण है और उस सृष्टि के शुरुआत से हमारे अस्तित्व से है। इसलिए हर एक सांप, हर एक धर्म में सांपों को पूज्य माना गया है। हिंदू लोग सांपों को नहीं मारते, माहेश्वरी लोग नहीं मारते, जैन लोग नहीं मारते, ब्राह्मण लोग नहीं मारते, हमारे वारकरी संप्रदाय के लोग नहीं मारते, वैष्णव संप्रदाय, शाक्त संप्रदाय, जितने भी लोग हैं सांपों को देवताओं का दर्जा देते हैं। सांपों को मारते नहीं, सांप को मारना पाप समझा जाता है। लेकिन कुछ प्रजाति के लोग होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, मुझे जब पूछा जाता है कि विश्व का सबसे जहरीला प्राणी कौन सा है, तो हम बेझिझक कह देते हैं कि विश्व का सबसे जहरीला प्राणी मानव है। मानव के जितना जहरीला कोई नहीं है। ये मरने लायक तो किसको भी मार सकता है। इसीलिए सांप जो है हमारे शत्रु नहीं, हमारे मित्र है। हमारे महाराष्ट्र में जितनी प्रजातियां हैं उतनी ही छत्तीसगढ़ में है। 52 प्रजातियों के सांप हमारे आस पड़ोस में पाए जाते हैं, जिनमें से 8 प्रजातियां जहरीले होकर भी जंगल में रहते हैं, जो मानव के संपर्क में नहीं आती। चूहे, मेंढक, गिरगट और चिपकलियां पंछी खाने के लिए कुछ जहरीले सांप हमारे आस पड़ोस में आते हैं, जो अपने खाने के और अन्य के शोध में आते हैं। अन्न शोध लेना, प्रजनन करना, स्व संरक्षण करना और कुछ आहट लगने पर भाग जाना, ऐसी मूलभूत 2-4 प्रक्रिया जो है सांप को आती है। इससे ज्यादा सांप को कुछ आता नहीं। सांप मंत्र से वश होता नहीं। अगर सांप को सुनने की आदत होती है, मंत्र से, एकदम से, जड़ी बूटी से सांप वश में आता, तो हम सांपों का एक स्नेक ग्रुप बना लेते थे और पाकिस्तान को भेज देते थे कि भाई जाओ 1975 का पैसे का बदला लेके आओ। सांप के गले में चिट्ठियां बांध देते थे, इसको डस के आओ, उसको मार के आओ। उसको हम उनका भी एक सैन्य दल बना देते थे। तो सांप जो है ऑर्डर सुबह नहीं करता, कोई भी चीज सुन नहीं पाता, वो पेट नहीं बनता, वो बैठ नहीं खाने वाला। तो सांप के बारे में जितनी भी गलतफहमियां हैं वो सब झूठ है, मनगढ़ंत है। आपके मन में बहुत सारे प्रश्न सांपों के प्रति होंगे। विश्व की पहली महिला सर्वरक्षक और विश्व की सांपों के प्रति संरक्षण, संवर्धन, संशोधन करने वाली दुनिया की पहली महिला आज आपके सामने खड़ी है। आप इनको कुछ भी पूछिए, सांपों के बारे में कुछ भी पूछिए, बेझिझक पूछिए, आपका डर निकाल के फेंक दीजिए। आप भी आप आज से सांपों के मित्र बन जाइए। महिला अगर सांपों के मित्र बनती है तो बहुत सारे उसके फायदे होते हैं। पहला फायदा ये होता है कि सांप नाम का प्राणी बिल्कुल फन फैलाएगा नहीं। आप एक बार सब मित्र तो बनो। सांप बिल्कुल चुप और पति बेचारा सांप के पहले घर। और सांप पकड़ने के बहुत सारे फायदे हैं। आपके घर में मेहमान कभी आएगा नहीं, आए तो रुकेगा नहीं, रुकने के बाद चाय मांगेगा नहीं, भोजन करना भी। कितने सारे फायदे। आस पड़ोस वाले बेचारे जितने भी होते हैं, क्या आपको पानी दूं, क्या आपको ये दूं, वो बेचारे डर डर के जीते। तो एक अच्छी इमेज बनी रहती है। सब नहीं, उसके बहुत सारे फायदे हैं। नारी शक्ति है, आपने सांप पकड़ना सीख लेना चाहिए। हमारे जो गणिता जी है और मातृतीर्थ बुलाना जिले की जो विरासत चलाने वाली राष्ट्रमाता जिलाऊ है, जिनके सुपुत्र छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, ऐसा हमारा ये बुलाना डिस्ट्रिक्ट जो है विरासत से भरा हुआ, शौर्य से भरा हुआ, तेज से भरा हुआ, ये शूर तेजस्वी महिला है जो बाघ को पकड़ती है विदाउट वेपन्स। मैडम जी ने टाइगर रेस्क्यू किए विदाउट वेपन्स, विदाउट वेपन्स डायरेक्ट। जैसे कि हम बिल्ली पकड़ के लाते हैं, कितने भी लोमड़ियां कुएं से निकाले, आप वीडियो देख लीजिए। 2.5 लाख मधुमक्खियां के छत्ते को पकड़ के नीचे लेके आते हैं पेड़ से, बिल्डिंग से, एक मक्खी को काटने नहीं। इनकी प्रकृति देखने के बाद लोग बोलते हैं इतना छोटा सा जीव इतने अजब कारनामे कैसे कर रहा है। ये आपके सामने बैठे इसलिए साफ सुथरी व्यवस्थित कोर्ट में बहुत अच्छे ढंग से पेश किया है आपके सामने, ऐसे कभी रहती नहीं। इनका ये वीडियो देखेंगे तो डर लगता है। तो बहुत सारी चीजें होती है जो समाज में हम जाते हैं तो साफ सुथरे बन के जाते हैं। मुझे 10 बार देखना पड़ता है, मैं आपकी हेयर स्टाइल ऐसा करो, कोट ऐसा बनाओ, शर्ट ऐसा पहनो, मेरा सारे रास्ते से ये चल रहता है। तो बात ऐसे है कि इनके जब ये कारनामे हम देखते हैं तो ये सब जोर से महती कैसे कर सकती है। इनको कुछ काटता क्यों नहीं, इनको कुत्ते से डर नहीं लगता, कितना कुत्ता क्यों नहीं, इनको काटता ही नहीं। किसी का भी घर का कुत्ता क्यों न हो, काट खाने के लिए बोला कुत्ते को जाओ पकड़ो तो भी पकड़ता नहीं। इतना उन जीवों के साथ मिश्र गई है कि वो समझ जाते हैं अपनी प्रजाति की है। कोई भी प्राणी काटते नहीं और हमको बहुत डर लगता है भाई।
इसका सबसे बड़ा भाग ये है कि हमारे अंदर जो एक्शन होते हैं उसका रिएक्शन सामने आता है। अगर हमारे अंदर में ही डर बसा है, हमारे अंदर ही शत्रुता बसी है, तो सामने वाला हमको शत्रु ही नजर आएगा। तो वनिता जी को कोई शत्रु लगता ही नहीं, सब अपने मित्र ही लगते हैं। इसलिए जीव जंतु प्राणियों से उन्होंने पूरी सृष्टि के साथ मैत्री की है। और उन्होंने अभी किशोर प्राय चौधरी ने बोला कि वनिता जो 3 वर्ड्स है वो वन से रिलेटेड है, आगे जाके लड़की वन के लिए कुछ करेगी, ऐसा सोचकर ही माँ बाप ने इनका नाम वनिता रखा होगा। वनिता शब्द का अर्थ जंगल होता है, वन और वन्य जीवों से लगाव करने वाली। तो दोस्तों, आप सांपों के बारे में, वन्य प्राणियों के बारे में जितना भी पूछना चाहते हैं आप बेझिझक पूछिए, आपके सामने एक बहुत एक्सपर्ट खड़ी है। तो ये बात तो एकदम ठीक है। मैं भी छत्तीसगढ़ के सर्प एरिया से हूँ, जशपुर जिला तक करा, वो क्षेत्र जो सर्पनाग रोग के लिए जाना जाता है। मेरे पास जो भी समस्या है, मैं जो बिलासपुर में रहता हूँ वहाँ भी सांप है, हम लोग डरते नहीं हैं। एक चीज से डर रहे हैं, मेरे घर के पास में जो ये मधुमक्खी है ना, ये पहले तो छोटा था, फिर बड़ा था, फिर बड़ा था, फिर बड़ा था, फिर अब बहुत बड़ा हो गया है। तो जो कोई भी लोग हमारे घर में आते हैं तो सबसे पहले मेरे को बोलते हैं भाई बात मैंने इसको, तो अब मैं उसको हटाना चाहता हूँ, यानी बिना उसको क्षति पहुँचाए उसको हम वहाँ से हटाना चाहते हैं। लेकिन हमको ये सूझ नहीं रहा है कि इसको कैसे हटाएं। आप हाँ कुछ आप नहीं बैठिए। आप ये सर्प के बारे में और अपना भय के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे चल रहा है, तो मेरा भी पूछ आप ये जो बैठ के ठीक माइक बहुत बढ़िया आप लोग अक्षय पद का हम लोगों को एक ताकत दे रहे हैं, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। मुझे अक्षय पद का जब बोध हुआ उसके बाद निर्भयता मेरे अंदर में आई, तो मैं घर से निकल गया। निकलने के बाद में वहाँ छत्तीसगढ़ से मैं बॉम्बे में आया। बॉम्बे में कभी भी कहीं जाएंगे पहाड़ पर में एक खड़ीश्वरी आश्रम में तपस्या करने के लिए पहाड़ पर बैठा था। आपके बॉम्बे में महाराष्ट्र में रहा हूँ। वैसे चतुर्मास में अपना नासिक में आया, तो जब बैठा था तो मुझे वो महात्मा लोग थे, खड़ीश्वरी साधु लोग, भोजन पानी दे और वहीं रहिए करके धुनी के पास मेरे आसन लगा दे और बॉडी में सर पर घूमते। और मैं उसी में 1-2 दिन रुका और उसके बाद में नीचे उदासी आश्रम में फिर बॉम्बे मैंने साधु बेला में मैं आ गया। तो ऐसे कुछ घटना सर्प से मुझे धोखा से ऐसे स्पर्श हुआ है। कोठी जो बनाए थे हम लोग, अनाज रखने की कोठी कहते हैं उसको, हम लोग बोरी ढक देते थे, उसको जब उठाए तो सर्प मेरे हाथ में आ गया, पकड़ा में आ गया, उसको डंडा कराया, घोड़ा कराया, हम लोग कहते छत्तीसगढ़ में वो सर्प को मेरे जिस पर। उसके बाद में जब घूम घाम के आया, वैसे सर्प तो मेरी जिंदगी में कहीं, मैं तो बाहर खेत में काम करने वाला हूँ ना, कितनी बार देखा हूँ, कितने बार हटाया, कितने बार आया गया, ऐसे सोए रहे तो ऐसे पेड़ तरफ से ऐसे चला भी गया। रात में अकेला रहता था, कार में मैं अकेला रहता। तो ऐसे कुछ सर्प के साथ में कुछ निर्भयता मेरा थोड़ा से संबंध बनने लगा। जब संबंध बना उसके बाद में मैं गुंडरदही जो मैं रहता वहाँ एक झोपड़ी बनाया। तो जिस बाड़ी में अभी नींबू का पेड़ है, जो वहाँ जाते हैं ना वो लोग जानते हैं, वहाँ जनरेटर सर्प 5 साल तक रहे, जिसको हम लोग गंभा बोलते हैं। और ऐसे जो अभी छात्र दिखाए ना, उसमें गरुड़ का जो चीन रहता है, गरुड़ का चीन वाला सर्प, उसको मैं कई बार उस गरुड़ को देखा हूँ, वो भी मुझे देखे। तो ऐसा कई बार 15 महीना एक आध माह में वो दिख जाते थे उस बाड़ी में। मैं उसको नींदता था, उसको घास को, तो वो भी वो आ रहे घास नींद रहे, वो भी आगे बढ़ कर मुझे देखते सर। और उसके बाद में हाँ यहाँ छिप जाते, मैं नींदते आगे जाता, तो उसके बाद फिर आगे बढ़ जाता। मैंने कई बार वो मुझे देख लिया, कई बार वो मैं उसको देख लिया।
तो वो बन गए कि ये इसका घर है, ये रहने वाला है, यहाँ रहते हैं, मैं भी यहाँ रहता हूँ। ऐसे एक अपना परिवार से मान करके परिवार से उसके कुछ भाव रहे होगा, उसके वो दिन भगा नहीं, मुझे मार देगा कि इसको सर पर नहीं डरा। और वो जब देखते थे तो अब मैं सर को क्यों मारूंगा भाई मैं, तो मैं भी नहीं वो भी काट देगा करके मैं भी नहीं डरा। तो करीब करीब वो 5% तक रहे। 1% जो हमारे ऑफिस में रहते हैं, अपने पानी का जो ये है पानी जांच जो ऑफिस है, आप देखते हैं पानी जांच ऑफिस, उसमें रहते हैं। और वो आदमी जो अभी हमारी झोपड़ी गिरा हुआ है, वो झोपड़ी में सर पर घुसा था, मैं पहले वहाँ घुसा, उसके बाद तो सर बच गया। तो सर पीला सांप है, जहरीला सांप सर पर है। तो आए तो उसको बुलाओ भी उसको ऐसे करके, तो आए है, आ करके फिर उसने एक वो सर पर निकालते हैं वो आदमी, अब है वो एक बोरी, उस बोरी के से वो रस्सी बांधने के बाद में वो रस्सी को अपने लकड़ी में डंडे में लगाया। डंडा में लगाने के बाद में वो सर ऐसे कितना ऊंचा रहता है, सर 1 फीट ऊपर देखता है, उसका सामने नीचे में नहीं देखता, नीचे क्या कर रहे हैं गला पकड़े उसको नहीं देखेगा, ऊपर देखता। तो वो उस रस्सी को उठा करके लकड़ी के माध्यम से, डंडा के माध्यम से, फिर उसके मुंह में ऐसे सामने में रखा, तो वो सर पर उसी में वो बोरी में घुस गया। बोरी में घुसा, उसके बाद में फिर उसको लकड़ी को घुमाया, लपेटा, लकड़ी को लपेटते बोरी लपटा गया। बोरी में लकड़ी सर बोलेगा मैदान में सब आदमी देखे उसके भगमार वाले सब आदमी देखे ऐसे करके, ऐसे करते करते वो खेत में चले गए। और मैं जब जिसमें मैं सोता हूँ अभी वो बीच में जो बनाया शुरू से बनाया था हम लोग, वो करीब 5 साल की गड्ढा था, 5 साल की गड्ढा था वो जगह। तो उसमें एक सुखशरण बाबा जी जिसका फोटो लगा हुआ है चित्र अपने आश्रम में, वो रहते थे। मैं फिर राजस्थान चला गया। राजस्थान के उसमें ऐसे बना करके फाउंडेशन निकाल दिए थे। 5 साल की गड्ढा था, लेकिन उसमें उतरने के लिए ईंट को हम ऐसे सीढ़ी बना करके जोड़ दिए थे, ईंट को ऐसे जोड़ उतरने के लिए, चढ़ने के लिए। अचानक उसमें सर पर घुस गया, तो वो सर को वो बाबा जी थे वो पहुंच निकालने के प्रयास किए, वो सर पर निकला ही नहीं, और उसी में उस बाबा जी को रहना है, उसी में सर पकड़ा है दोनों के। अब वो मुझे मारे या काटे, वो तो साधु थे ना, वो तो मौत तो किसी कभी आता नहीं, और मौत बार आएगा नहीं, जिस दिन होगा एक ही बार मौत आएगा। वो निर्भय पद उसको भी प्राप्त हो गया था। तो इसलिए वो अपने काटे या कुछ भी करो, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ जाऊँ, मुझे इसी झोपड़ी में रहना। वो भी रहते थे और सर पर भी रहते थे। मैं जब राजस्थान से आया 1-1.5 माह के बाद में, वो फिर उसके बाद में मैं 8-12 ट्रैक्टर उसमें मिट्टी डाला और वो सब सामान निकाला। उसके बाद उस सर को वहाँ से निकले। उतने दिन तक दोनों एक परिवार सदस्य जैसे, वो बाबा जी हमारे सुखशरण बाबा जी की फोटो है और सर फोटो उधर है। तो ऐसे सर पर साथ में आप मित्रता करेंगे या अपने सदस्य जैसे मानेंगे, तो धीरे धीरे कुछ नहीं करेंगे, आपको पहचान लेगा ना, कुछ नहीं करेगा तो वो भी आपको नहीं छेड़ेगा, और वो भी देख लेगा आपको ये नहीं छेड़ा है, तो फिर मित्रता बन गई। ऐसे थोड़ा सा कुछ घटना घटा है और ये बहुत ही अच्छा और अपना उन्होंने अनुभव बताया है, एक्सपीरियंस बताया है कि सांप के साथ उनके गुरुजी, उनके सानिध्य के मित्र कैसे रहे, उनका सांप से कैसे पाला होगा, और छुटकारा ना करते हुए एक साथ रहने का निर्णय लेने के बाद क्या अनुभव आया, ये बहुत सुंदर कथन उन्होंने हमारे सामने। तो सृष्टि का हर एक जीव जो है ना, वो शांति करुणा धारण करता है, एकाएक एक्साइट नहीं होता। खाली हम ही है कि हम बहुत जल्दी गुस्सा कर लेते हैं, बहुत जल्दी हमको ईगो हमारा हर्ट होता है, बहुत जल्दी हम एक्साइट हो जाते हैं। लेकिन जब तक पूरी खातिरी नहीं होती या अच्छा है या बुरा है, तब तक सामने वाले प्राणी कितने भी हिंसक क्यों न हो, वो अपने ऊपर झपट नहीं पाते। इसीलिए हर एक को समझने के लिए समय देना चाहिए, शांति रखनी चाहिए। धीरे धीरे अपने सद्गुणों का प्रभाव उनके ऊपर भी होता है। और रही बात निर्भय पद की, तो वो तो सभी सद्गुणों का सेनापति है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा है 16वें अध्याय में, अवयम सत्वसम शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमस्य यज्ञ स्वाध्याय तपः। तो सभी सद्गुणों का जो सेनापति है वो निर्भयता है, अभय है, और सबको देखते ही भय लगता है।
जो सांप से निर्भय बन गया उसको सभी सद्गुण आ गए। तो इसलिए सांप को समझना बहुत जरूरी है। भारत के जो जहरीले सांप है उनका हमने कुछ प्रत्यक्ष रूप से परिचय लिया, एक जहरीले सांप को हमने स्पर्श भी किया। हम खातिर से आपको एक चीज कहते हैं कि सांप मानवता का मित्र नहीं, मानव के अस्तित्व का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न घटक है। डीएनए के तौर से देखा जाए तो सांप और हम एक ही है, इसलिए नागपुर के लोगों को नाग लोग कहा जाता है और नागवंशीय लोग भी भारत में है। मणिपुर में भी ऐसे लोग होते हैं, नागलो जमात के भी लोग होते हैं। तो नाग हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। सांप हमारे संस्कृति का, धार्मिक जीवन का, हमारे सामाजिक, राष्ट्रीय और बहुत सारे वैज्ञानिक जीवन का संशोधनीय भाग है। इसलिए हमको सांप को संवर्धित करना है। सांप की पूरी प्रजातियां जो खतरे में आ चुके हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, जो बहुत सारे प्रश्न सृष्टि में निर्माण हुए, पोल्यूशन है, रासायनिक प्रकोप है, जो हम खेती को नष्ट करते जा रहे हैं, बंजर बनाते जा रहे हैं। इन सभी पर्यावरण की जो समस्याएं हैं उनके ऊपर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और पर्यावरण संवर्धन के लिए जो लोग जो प्राणी मदद करते हैं उनका संरक्षण होना बहुत जरूरी है। पर्यावरण ही प्राण संजीवन, चलो मिलकर करें संरक्षण संवर्धन। तो हमने सोयरे वनचरे जो संस्था, जो प्रतिष्ठान बनाया है, ये संत तुकाराम महाराज जी का, महाराष्ट्र के जो संत है तुकाराम, उनका अभंग है, वृक्षवल्ली अम्मा सोयरे वनचरे पक्षी ही स्वरे आळविती, येणे सुखे रुचे एकांताचा वास नाही गुणदोष अंगाई, धरती आसन आकाश मंडप रमे तेथे मन क्रीडा करे। महाराजांचा फार सुंदर अभंग है कि येणे सुखे रुचे एकांताचा वास नाही गुणदोष अंगाई। तो हम जब एकांत में जाते हैं तो हमारे पूरे दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं और हम एकाग्र चित्त हो जाते हैं। तो संत तुकाराम जी का जो वाक्य है, वृक्षवल्ली अम्मा सोयरे वनचरे, तो सोयरे वनचरे शब्द को लेकर हमने फाउंडेशन बनाया है। हम पर्यावरण के लिए समर्पित भाव से काम करते हैं। पर्यावरण का कोई भी प्राणी क्यों न हो, चाहे कुत्ता हो, बिल्ली हो, पेट एनिमल हो, वाइल्ड एनिमल हो, जलचर जीव हो, हम सभी को बचाने के लिए काम करते हैं। और खास करके आपका जो मधुमक्खियों का प्रश्न है कि आपका छोटा छत्ता था, बड़ा हो रहा है और बड़ा हो रहा है और बड़ा हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है उनका, और बड़े छत्ते को देखकर आपका डर भी बड़ा बड़ा हो रहा है, लोगों का भी डर बढ़ रहा है। तो जो हम लोग इंसेक्टिसाइड खेती में जो करते हैं, देते हैं ना खाद के लिए, उससे खेती में रहने वाली मधुमक्खियां मर रही हैं। हर साल हम कोई ना कोई पॉइजन छिड़कते हैं ना हमारे फसल के ऊपर, तो उससे जो परागकरण की जो प्रक्रिया होती है, जो गंध ग्राहक मधुमक्खियां होती है, जो गंध जमा करते हैं, उससे बहुत अच्छा शहद बनाती है, वो मधुमक्खियां उस पॉइजन की वजह से मर रही है। इसलिए वो खेतों में असुरक्षित लगने की वजह से गाँव में आ गई। गार्डन में जितना कुछ मिलता है, गांव के जो फूल मिलते हैं, गांव के जो ट्रीज होते हैं, उनके ऊपर जो पराग आता है उनमें से अपना जीवन चला रही है। उनकी नैसर्गिक अवस्था जो है वो जंगल में रहने की है, टहनियों को छत्ता बनाते हैं, लेकिन समय के चलते उन्होंने भी सीमेंट का सहारा ले लिया, वो भी बिल्डिंग में लगने लगे, गाँव में उनको सुरक्षित लगने लगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि गाँव में भी उनको जलाते हैं, उनके ऊपर राकेट छिड़कते हैं, डीजल छिड़कते हैं, पेट्रोल छिड़कते हैं, उनको फूंक देते हैं, काट देते हैं। तो मधुमक्खियां जो है, सबसे बड़ी बात आपको मैं प्रोटेक्शन की बोलता हूँ, मधुमक्खियां जो है वो आपके डिओड्रेंट से या आपके सेंट से अफेक्टेड होती है। वो उसी आदमी को काटती है जो ज्यादा गंध वाली चीजें अपने आप पर छिड़क देता है, सुगंध वाली। अगर 3-4 साल में एक बार कोई अगर ज्यादा मेकअप करे, ज्यादा डिओड्रेंट का इस्तेमाल करे और मधुमक्खियों के छत्ती के नीचे से गुजर जाए तो उसको एक दो मधुमक्खियां छपट पड़ेगी। हमारा युवराश्रम में लड़कियों का ये चल रहा था, सेटअप चल रहा था। वहाँ गुजरात से लड़कियां हैं, छत्तीसगढ़ से, बिहार से है, और वहाँ पर हमारा एक एग्रीकल्चर कॉलेज है, तो उनका सेटअप प्रोग्राम था। तो लड़कियां हमेशा पैंट शर्ट में रहती है, तो उस दिन वो बेचारे ने बहुत सुंदर साड़ी वाड़ी पहन ली, गजरे वगैरह पहन लिए ऐसे बालों पर, तो उसमें फूल थे। तो हर रोज एक मधुमक्खियों का छत्ता था जिसके नीचे से वो बालाएं गुजरती थी, तो उनको कभी मधुमक्खियों ने काटा नहीं। लेकिन सेटअप का प्रोग्राम चल रहा था, खचाखच पूरा हॉल लड़कियों से भरा हुआ था, अंदर एग्रीकल्चर हॉल अपना, और वहाँ पर दो लड़कियां वो मधुमक्खियों की छत्ते के नीचे से गुजर गई। उनको वो मोगरा के फूल की पीछे से मेहंदी लगाई थी, ऐसे गजरा लगाया था, उसके ऊपर 2-4 मधुमक्खियां झंझन करके आ गई। इसने ऐसा किया, एक ने कान को काट खाया, उसने ऐसा किया, उसने काट खा के दूसरी मधुमक्खियों के पास गई, उसको बुला के लाया, पूरा मधुमक्खियों का छत्ता अंदर घुस गया, पूरी लड़कियां को फोड़ डाला, किसी का नाक ऊपर, किसी का ऊपर, किसी का नाक ऊपर। तो फिर चिल्ला चिल्ली हो गई पूरी। हमारे जो महाराष्ट्र थे
परम पूज्य शिवदास महाराज जी, वो बोले अरे बाबा कितनी बड़ी बदनामी हो जाएगी, पूरे इंडिया में अपना बैड मैसेज आ रहा है। जितने भी मधुमक्खियों के छत्ते हैं आज के आज उसके ऊपर रॉकेट या पेट्रोल छिड़क दो, सभी के सभी जला दो बोले, नहीं तो अपना कॉलेज बंद गिरेगा बोले। सभी पूरे भारत से फोन आ रहे हैं, सब लोग चिल्ला रहे। डॉक्टर कामले साहब के पास सभी को एडमिट किया गया था। एक एक लड़कियों के आंख के अंदर 50-50 मधुमक्खियों के कांटे निकलने लगे। तो महाराज जी बड़े समस्या में थे और जब हमारे काम के ऊपर एक किस्सा आया, हम लोग बेकर में उस टाइम रहते थे, हम तुरंत वहां गए। वहां जाने के बाद मैडम ने महाराज जी को आश्वासन किया कि अभी 5 बजे 6 बजने दो, 7 बजने दो, जितने भी छत्ते हैं मैं पूरे अकेले निकाल देती हूँ, किसी को भी आप दहन मत करिए, जलाइए मत। वो बोले तो इतनी सी छोटी लड़की तीसरे मंजिल पर कैसे चढ़ेगी, अकेले कैसे ऊपर जाएगी, कैसा निकालेगी? वो बोले आप देखिए मैं निकाल देता हूँ। और 16 मधुमक्खियों के छत्ते मैडम जी ने निकाले। हमारे आकोटकर सर है अभिषेक के बाबा, उनकी खेती में प्याज का फसल था, वो प्याज के फसल के लिए वहाँ नीम के पेड़ में छोड़ दिए थे, तो उनको भी पराग मिल गए खाने के लिए। और वो मधुमक्खियों के छत्ते एक रात में मैडम ने 16 छत्ते निकाल दिए। तो कैसे निकाले कोई तो जानता है? तो वहाँ एक रस्सी लगाई और रस्सी के बल पर ऊपर गई, एक बढ़िया सा बोरा लिया था, तो बोरे के आकार से भी बड़ा था वो छत्ता। तो फिर महिलाओं के जो गाउन होते हैं कुछ ऐसे, तो वो गाउन को पकड़ा, नीचे से गाउन को एक टिप कर लगा दी, सी डाला उसको पूरा, और जो उल्टा साइज था उसका वो मधुमक्खियों के छत्ते में उन्होंने घुसाया और हाथ से मधुमक्खियां पूरी उसके अंदर डाल दी और बांध दिया ऐसा बोरे में ठीक से, और नीचे एक करके झोला छोड़ दिया। तो काटा था, एक 250-300 मक्खियों ने काटा था, वो कुछ मानती नहीं उसको। नहीं बिल्कुल नहीं, वो दस्ताने का कोई उपयोग होता ही नहीं, क्योंकि वाइल्ड लाइफ में काम करते हैं ना, थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ता है। लेकिन हमारे तकलीफ से अच्छा है कि 10 लाख मक्खियां बच गई, तो ये चीज सबसे बड़ी है ना। तो हम लोग छोटे-छोटे काम के लिए इतना रिस्क ले रहे थे। हमको क्या तो आपको ये करना है कि मधुमक्खियां खुद होके काटनी, उसके नीचे आग नहीं होने देने की, धुआं नहीं होने देने का, और रात को सोते समय लाइट बंद रखने के घर के जो वगैरह सब जो वेंटिलेटर है उसको भी बंद रखने का रात को। और जो भी कोई इंसान आपकी तरफ आते हैं तो उनका ब्लड ग्रुप अगर बी पॉजिटिव है तो उनके खून से कुछ ऐसी एक विशेष स्मेल आती है कि जिसके ऊपर इंसेक्ट्स अटैक हो जाते हैं। तो अगर बी प्लस ब्लड ग्रुप के लोग हैं तो उनको सूचना देके रखना चाहिए कि भाई थोड़ा सा बाजू में से आओ, एकदम नीचे से। तो घर में आप ब्लड ग्रुप चेक कर लीजिए। बी प्लस तो मेरे बी पॉजिटिव ज्यादा हमको काटा नहीं ना, तो मधुमक्खियां तब तक नहीं काटती जब तक उनको उनके मन में आवाज नहीं होता कि हमारे इसको डर है। मधुमक्खियों के छत्ते के अंदर एक रानी जो मक्खी होती है उसको अगर पकड़ लिया तो पूरे मधुमक्खियां वहां से भाग जाती है। लेकिन रानी मक्खियों को कैसे पकड़ना ये स्किल का काम होता है जो आपसे नहीं बनेगा, ये मैडम को बनता है। तो उसके अंदर काम कष्टकरी जो है, सैनिक जो है, जो काम करने वाले हैं, ऐसे दल होते हैं, एक 50-50 हजार मक्खियों के, ऐसा 2,500 मक्खियों, 2.5 लाख मक्खियों का एक छत्ता होता है बड़ा। तो ये इनका काम है, अपना नहीं है, वो टेक्निकल चीज है। तो वो आप मत करिए, आप उससे छेड़खानी ना करिए तो बस हो जाएगा। और उनको रहने दीजिए, उनको निकालिए नहीं। मधुमक्खियां घर में रहना तो क्या बोलते हैं पंचामृत जो होता है ना, उसमें से एक अमृत शहद होता है। तो आपके घर में जब अमृत आया है, पंचामृत में से एक अमृत आया है, आप उसको क्यों निकाल रहे हैं? रहने दो, शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है धार्मिक दृष्टि से भी और पर्यावरण की दृष्टि से भी। क्योंकि अपने घर में कोई अमृत का कल ला रहा है और हम उसको हकार रहे हैं, क्यों हकार रहे हैं? उसको लाने दो, शहद बहुत अच्छी चीज है। तो आपको उनके जो अंडे होते हैं उसमें 1 लाख के ऊपर अंडे होते हैं। जब हम लोग मधुमक्खियों के छत्ते को गिराते हैं, कोड़े को निकालते हैं तो अंडों का नुकसान होता है, मधुमक्खियों का नुकसान होता है। उसका शहद उसके बच्चों के लिए होता है, वो बच्चों को खिला पिलाकर बड़ी करते हैं, एक फूल से लाते हैं, कितना कष्टकारी जीवन होता है। हम एक मधुमक्खियों का छत्ता जब निकालते हैं तो हमारे मराठी में कहते हैं कि 12 गाँव के लोग मर जाते हैं। 12 गाँव की जो पब्लिक है ना, वो पूरी मारने का पाप लगता है। तो हमारे यहाँ जो समझदार और धार्मिक लोग होते हैं मधुमक्खियों का छत्ता कभी नहीं निकालते। तो रहने दीजिए, वो शुभ लक्षण है, शहद का लक्षण है, आपकी बहुत प्रोग्रेस हो जाएगी। जैसा छत्ता बढ़ेगा वैसे आगे बढ़ोगे। मैं ये कह रहा हूँ कि एक स्थिति है कि वो बहुत बड़ा होता जाए, अंडे निकलने के बाद निकल जाते हैं, टेंशन मत लीजिए। तो उनका जो साइकिल होता है 2.5 महीने का होता है, 2.5 महीने का। तो एक तो अमावस के पीरियड में उनके अंडे डालना शुरू हो जाता है, पूर्णमासी के पीरियड तक वो पूरे
साल तो हो गया है उसको। वो निकल जाए। वो जब रानी मक्खी जब बलवान होती है दूसरी, सेफ लग रहा है आपके साथ, इसीलिए रह रहे हैं। क्या लग रहा है? सेफ, सुरक्षित लग रहा है। सुरक्षित जगह है, इसलिए रह रहे हैं। उसको अगर लगा कि भाई सुरक्षित नहीं, और उसमें है ना अभी तक दूसरी रानी माशी पैदा नहीं हुई है, रानी मक्खी। जब दूसरी रानी मक्खी तैयार हो जाएगी तो बाकी आधे दूध को लेके भाग जाएगी। उनका आपस में झगड़ा हो जाता है। हाँ, वो गठबंधन टूट जाता है। अभी पूरे के पूरे मेल है, उसमें फीमेल नहीं है। उसमें अभी कोई रानी पैदा नहीं हुई है। एक बार उसमें रानी आने दो तो फिर निकल जाएगा, उसका विभाजन हो जाएगा। वो बहुत ही सुंदर नैसर्गिक प्रक्रिया, बहुत बढ़िया है। धन्यवाद। आप पूछिए। बाइक ट्रांसफर करो। चलो, आपको एक बहुत सुंदर सांप को स्पर्श करना है। आप करूँगी, मैं चाह ही रही हूँ। दीदी मैं वही बोल रही थी कि एक तो हमारा डर कैसे निकले, और कभी सांप दिखे तो हम क्या क्या कर सकते हैं, कैसे सुरक्षित हम भी रह सकते हैं और सामने वाला भी रह सकता है ना। तो ये, और दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि आपके अंदर ये प्रेरणा कहाँ से चली कि मुझे ऐसा करना चाहिए चीज़, मतलब इतना रिस्क लेके कि आप बता रहे कोऑपरेटिव कार्ड के, तो क्यों ऐसा करना, आप क्या सोच के कि उस समय क्या आपके थॉट्स रहे? और क्यों हम इसलिए पूछ रहे क्योंकि हम यहाँ जो आए हैं 24 परिवार हम एक साथ रहने के पर्पज से हमने 28 एकड़ जमीन खरीदी है, और वहाँ पर बांस का भी मतलब काफ़ी लंबा चौड़ा एरिया है जो 2 खेतों के बीच में, और वहीं आवास वगैरह भी बनाएंगे तो साथ तो निकलेंगे। तो हम सब बहनों का, भाइयों को तो शायद डर नहीं लगता होगा, बहनों को कितना लगता है मुझे नहीं पता, मैं तो बहुत ही ज़्यादा डरती हूँ, तो थोड़ा वो भी की हूँ, तो हमारा डर भी निकले और हम सुरक्षित भी रहे, कोई घटना न घटे। ये तो जो भी उसमें टिप्स होंगे वो हम फिर कर सकते। सबसे पहले तो हमारे घर में जो कुत्ते बिल्ली होते हैं उनके बारे में हमें सब मालूम होता है, वो कब काट सकता है या फिर वो कब खेलता है। इसलिए सांप वाइल्ड लाइफ प्राणी होने की वजह से उसके बारे में हमने कभी पढ़ाई की, जानकारी ली नहीं, और बचपन से हमारे बच्चे जो जानकारी दी गई है वो सब गलत है। ये अंदर सताया जाता है, गलत हमें पता है कौन सा सांप जहरीला है, कौन सा बिजहरीला, ये भी हमें बताया गया नहीं है। तो और स्कूल में या फिर कहीं भी हमें सांपों के बारे में सब सही जानकारी मिलती नहीं, इसीलिए सही जानकारी ना होने की वजह से ये सब गलत फहमियाँ है और डर है। और सांप सुनता नहीं, उसे कान नहीं होते, इसलिए वो पालतू नहीं होता। बाकी के जो वाइल्ड लाइफ प्राणी है, बाघ हो, शेर हो या फिर और कोई भी जानवर हो, वो पालतू हो सकते हैं, वो सुन सकते हैं, क्या बोलते हैं वो सुन सकते हैं, लेकिन सांप को कान ना होने की वजह से वो सुन नहीं सकता। और अगर हम सांप के बारे में सही जानकारी लेंगे, जो साइंटिफिक व्यू से जानकारी लेंगे, सांप कैसे पहचानना चाहिए और जो जहरीले सांप है उनसे कैसे सुरक्षितता लेनी चाहिए, तो ये सब जानकारी लेंगे तो बहुत सारा डर भी कम हो जाएगा, और उनसे हम उनकी भी जान बचा सकते हैं और उनकी भी जान बचा सकते हैं। अभी हमने आपको एक दो वीडियो दिखाए, एक सांप ही दिखाया, तो अगर जहरीले सांप आप पहचानेंगे तो जहरीले सांप बहुत कम है, उनकी अगर हम सही पहचान करेंगे तो जो बिन जहरीले सांप है वो काटेगा भी तो कुछ भी नहीं होगा। अगर जहरीले सांप ने काटा तो हम तुरंत अस्पताल जाके उसके ऊपर उपचार ले सकते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जरूरी है सांपों की जानकारी लेना, पहचान करना। अगर आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में कोई सर्प मित्र है या फिर सांपों के बारे में कुछ कहाँ से जानकारी मिलेगी या फिर आप हमारे भी संपर्क में रहेंगे तो हम आपको व्हाट्सएप के द्वारा, फोन के द्वारा या फिर फोन करने के बाद जब संवाद हो जाएगा तो उस टाइम पे हम आपको बता सकते हैं कि आपने अगर व्हाट्सएप पे फोटो निकाल के डाला तो बता सकते हैं कौन सा सांप है, आप पहचान सकते हैं, अपनी बार जो मिलेगा सांप तो पहचान सकते हैं। तो जो स्नेक प्लांट है आपके आजू बाजू में उनको भी आप जानकारी
जानकारी पूछ सकते हैं। तो ऐसे आप सांपों के बारे में जानकारी ले सकते हैं। और रही सुरक्षितता की बात, तो सांप ऐसे खुले में नहीं रहते, जहाँ ऐसे बाहर जैसे कुत्ते बिल्लियाँ या फिर दूसरे पालतू प्राणी घूमते हैं वैसे सांप नहीं घूमते। तो कहीं तो अड़चन में रहते हैं, खेत में हो या घर में हो, घर के कोने में या फिर खेत में बाहर के जो कूड़ा कचरा रहता है या घास रहती है उसमें सांप रहते हैं। तो जब हम अड़चन में कुछ सामान लेके जाते हैं तो एकदम से हम हाथ डालेंगे या पैर ऐसे अड़चन में रात के टाइम में आप बाहर आएंगे तो सांप के ऊपर आपका पैर पड़ सकता है और वो आपको काट सकता है। तो जब हम अंधेरे में रात को निकलते हैं तो हाथ में एक टॉर्च और एक लकड़ी रखनी चाहिए और पैर में बूट या चप्पल रखना चाहिए। और में क्या बोल रहे हैं लकड़ी? हाँ, जो छोटी सी लकड़ी रखनी चाहिए और टॉर्च रखनी चाहिए। हाँ, लकड़ी मारने के लिए नहीं, मारने के लिए नहीं। आहट के हाँ, आहट के लिए नहीं। हाँ, और अगर घर में आप है और एकदम से हाथ नहीं डालना है, थोड़ा सा देख के या फिर कुछ थोड़ा सा हाथ में कुछ लकड़ी वगैरह लेके वो थोड़ा सामान इधर उधर करके फिर हाथ डालना है। और अगर आपके घर में या आजू बाजू में कहीं भी सांप निकलता है और वो खुले में है, जैसे वहाँ पे कुछ अड़चन नहीं, खुले में है, तो उसके ऊपर घर का कुछ भी कपड़ा, बोरा हो, कुछ चादर हो, साड़ी हो, कुछ भी जैसा सांप है वैसा वो बड़ा या छोटा उसके हिसाब से वो उसके ऊपर कपड़ा अगर आपने डाल दिया उससे सांप को ढक दिया तो वो वहाँ पे रुक सकता है। क्योंकि सांप खुले में ऐसे आते नहीं, वो अंधेरे में आते हैं, उसको अंधेरा और अड़चन कर देंगे तो वो वहाँ पे रह सकता है। और नजदीक के या फिर कोई स्नेक फ्रेंड है तो उनको बुला के आप पकड़ के ले सकते हैं। तो अभी तो ऐसे किए जैसे रात को तो खुले में गया था, नीचे वाले घर में आ गए तो हम लोग फिर एक फ़ोन नंबर है हमारे पास जो उनको पकड़ के ले जाते हैं, उनको फ़ोन किए और फिर वो लेके गए कुछ राशि जो वो संस्था के नाम से काटते हैं शुल्क उसको देकर ले जाते हैं। तो ये तो तब हो गया जब हम रायपुर में हैं। अब हम जहाँ की बात कर रहे हैं वहाँ का अभी हमको आइडिया है नहीं कि वहाँ तो अभी जहाँ पे हम रहते हैं तो अभी खेत होगा आजू बाजू में। अभी तुम शहर में रह रहे हैं। अच्छा, अब जहाँ हम सोच रहे हैं सारे परिवार रहने तो जहाँ आप रहे वहाँ पे ज़्यादा घास या फिर ज़्यादा ऐसे अड़चन नहीं रखना है आपको। जितना आप स्वच्छ सूर्य प्रकाश जहाँ तक आएगा स्वच्छ वातावरण रखना है आपके आजू बाजू का। और जो आप कूड़ा कचरा डालेंगे या कुछ कचरा डालेंगे वो थोड़ा घर के थोड़ा दूर डालना है। क्योंकि सांप हमें काटने के लिए या तकलीफ देने के लिए नहीं आते। जो घर में अड़चन रहती है उसमें या धान्य रहता है हमारा, वो खाने के लिए चूहे आते हैं, घर में छिपकलियाँ रहती है, वो खाने के लिए सांप आते हैं। तो वो घर में ना आए ऐसी आप अगर व्यवस्था करेंगे तो घर में सांप भी नहीं आएंगे। तो घर एकदम ऐसे साफ सुथरा रखेंगे तो अगर आ भी गया तो वो निकल जाएगा। अड़चन होगी तो वो अड़चन में चला जाएगा और आपको दिखेगा नहीं। बहुत ही सुंदर विवरण मैडम जी ने आपके सामने पेश किया कि अगर आपके घर में सांप अचानक से आ जाए तो आप उसके ऊपर चादर, गोलपाट, बेडशीट या ओढ़नी, आपका ड्रेस कुछ भी जो है वो सांप के ऊपर झट से डाल दीजिए। छिपने के लिए जगह मिल जाए, अंधेरा मिल जाए और थोड़ी ठंडक महसूस हो जाए तो सांप बाहर होते हैं। फिर आस पड़ोस के सर्प मित्र की मदद लेकर आप उसको पकड़वा दे सकते हैं। लेकिन सांप को पकड़ने की कोशिश ना करिए। हमारे वीडियो देखिए कि मैडम जी ने ऐसा पकड़ा था, हम भी पकड़ेंगे, ऐसा ना करिए। या सांप को दबा के मत रखिए कि भाई वो कब आएगा लेके जाएगा, मैं एक दो उसको लाठी काठी मार कर थोड़ा जख्मी कर देती हूँ या उसको दबा के रखती हूँ, ऐसा भी मत करो, उससे सांप इंजर हो जाएगा। और सांप आपको काटने के लिए घर में आता ही नहीं, वो उसका नेचर चेन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है अन्नशोध प्रक्रिया। उसके तहत वो गिरगिट के पीछे, चूहों के पीछे, मेंढक के पीछे या छिपकलियों के पीछे आपके घर में आ सकता है। वो एक दुकान में रहेगा ना, आप बाहर हो जाएगा, आपने आप निकल जाएगा। एक क्वेश्चन
टेस्टिंग वगैरह हो गई है सारी की जो प्रक्रिया शुरू है प्रोसेस में है। और आप एक बात और है कि आप आपके नजदीक कोई स्नेक प्लांट नहीं है तो भी तुरंत नहीं आ सकते हैं, कोई कुछ प्रॉब्लम है तो आप तुरंत इनडायरेक्ट सांप को पकड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर डर है मन में या फिर किसी को आप किसी से मार्गदर्शन ले सकते हैं उस टाइम पे आप इनडायरेक्ट सांप को पकड़ भी सकते हैं। सीधा सीधा वीडियो कॉल कर लीजिए। हाँ, बोल देंगे। ये ऐसे एक लंबी लकड़ी लेके या डब्बा लेके या फिर बोरा लेके बैग लेके ऐसे आप इनडायरेक्ट सांप को उठा के वो बैग में डाल सकते हैं और बाद में बाहर जाके छोड़ दे सकते हैं घर से दूर जाके। नहीं, एक काम करते हैं, एक मिनट, आपको एक काम करते हैं, आपको प्रैक्टिकली दिखा देते हैं, पूरा समझ में आ जाए। बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन नहीं होती तो इसलिए आपको सांप पकड़ने का प्रैक्टिकली दिखा देंगे। अगर काट ले तो क्या करें? जहरीला सांप काट ले तो प्राथमिक उपचार काटने वाला जो सांप होता है वो जहरीला सांप होता है उनके सिम्टम्स आते हैं। क्या आते हैं? लक्षण आते हैं, लक्षण काटने के बाद। काटने के बाद अगर बिन जहरीला है तो उनके लिए हो जाएगा आपको सूजन नहीं आएगी या स्वेलिंग नहीं हो जाएगा, तकलीफ नहीं हो जाएगी। जहरीले सांप ने काटा पैर को, हाथ को, तुरंत सूजन आ जाएगी, खून बहेगा, तकलीफ होगी। तो सरकारी दवाखाने में एंटी स्नेक वेनम जो है सर्वप्रतिलस वो फ्री में दी जाती है। तो मंदिर मस्जिद जड़ी बूटी ओझा मंत्र इसमें नहीं गिरना, समय नहीं गंवाना। जिसको किसी को सांप ने काटा है उसको मनोबल देना कि भाई कुछ नहीं होने वाला, आप सरकारी दवाखाने चले, हम आपको बचा लेंगे। उसको ऐसा नहीं कहना कि तेरे को इतने बड़े सांप ने काटा है, इतना लंबा है और बहुत सारे लोग मरे हैं, तू क्या बचने वाला है क्या? अच्छा क्या ये जो बोल रहा है उसको पहले मनोबल देना कि भाई कुछ नहीं होने वाला, डरो मत, बहुत सारे लोग बचे हैं, अभी सांप के ऊपर इंजेक्शन भी निकला है, चलो तुरंत गाड़ी में बैठो, हम आपको बचा लेंगे। उसको दवाखाने में ले जाना और उसका खून टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसका ब्लड टेस्ट करवाना, उसमें न्यूरोटॉक्सिक हेमोटॉक्सिक कौन सा असर है खून पर वो तुरंत डॉक्टर लोग पहचान जाते हैं। तो उसका जो परीक्षण होता है उस परीक्षण से पता चलता है कि सांप जहरीला है या बिन जहरीला है। अगर जहरीला सांप ने काट खाया तो आपका सूजन बढ़ता है, स्वेलिंग होता है, बहुत सारा दाह होता है। और बिन जहरीले सांप ने काटा तो सूजन नहीं होती, दाह नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। पिछले साल ना मेरे मौसी के लड़के को काटा था तो वो लोग ऐसे यहाँ पर काटा था, पकड़ हो रहा था तो ऐसे टंकी का उसी में था, उसी के पास था तो ऐसे धो रहा था तो शायद उसे 2-3 दिन पहले वो दिखा था तो उसमें पैरा वगैरह डाल दिए थे काम करने वाले लोग। तो 2-3 दिन बाद आकर उसको यहाँ पर काटा तो इतना बांध दिया, फिर उसको हॉस्पिटल ले जाने में लेट हो गया, ऐसे 2-3 घंटा हो गया। फिर पहले तो प्राथमिक केंद्र में ले गए, वो बातचीत कर ही रहा था तो उसको बोला गया कि नहीं ये जहरीला सांप नहीं है, कांटा है वो ऐसी है कहकर, फिर भी आप लोग ले जाओ कहकर तो वहाँ धमतरी में जिला हॉस्पिटल में ले गए। वहाँ ले जा नहीं और पटना में ले गए वहाँ पर, तो वहाँ पर जैसे ले गए उसके बाद उसको उसके हाथ की पट्टी को खोला और चेक वगैरह किए और वो लोग भी समझ नहीं पाए, 2 मिनट में ही उसका डेथ हो गया। हाँ, उसके बाद ना 5 दिन बाद उस सांप को पकड़ा गया तो वो कोबरा था, ब्राउन कलर का सफेद जो था पाजी है ना, वो कोबरा सांप था, वो लंबा था और बाड़ी में ही घूम रहा था उनके बाड़ी में। भैया इसी क्वेश्चन से रिलेटेड मेरा प्रश्न है कि अगर हॉस्पिटल में ले जाने के लिए टाइम है तो हम घर पे क्या करें? हाँ, प्रथमोपचार क्या करना है? हमारे शिविर का बहुत ही महत्वपूर्ण और अच्छा पहलू है, जिसमें पूछा जा रहा है कि अगर जहरीले सांप ने काटा तो तुरंत क्या उपाय योजना करनी चाहिए और जहरीले सांप ने अगर काटा तो खुद को कैसी जान बचाने के लिए कैसी खुद की सहायता करनी चाहिए या दूसरों की सहायता करनी चाहिए। बहुत ही जीवन से और अस्तित्व से जुड़ा और एक बहुत ही भयावह ऐसा जो सिचुएशन होता है उससे राहत पाने का आप प्रश्न पूछ रहे हैं, आपका स्वागत है। सही में बात ऐसी है कि अगर जहरीले सांप ने काटा तो तुरंत
पहले आपको कहा गया कि ज्यादातर सांप के बाइट जो होते हैं पैर को या हाथ को होते हैं। पैर को सांप ने काटा तो हमने हमारे मांडी के ऊपर, आंखें के ऊपर रुमाल डोरी से या टॉर्निकेट से बांध लेना चाहिए, जिससे रक्त संस्थाओं से जो रक्त नालियों से ऊपर आता है वो यहाँ पूरा गठित हो जाता है। यहाँ नहीं बांधना, क्योंकि यहाँ ट्विस्ट हड्डियाँ होती है तो बीच में से खून ऊपर जाता है। या अंक को बांधना या दंड को बांधना, या बीच के एल्बो को नहीं बांधना, या नहीं बांधना, तो इससे उसको गतिरोध नहीं हो जाएगा, वो बहता रहेगा अंदर से। और जिस भाग को सांप ने काटा है वो भाग हार्ट के ऊपर नहीं करने का, ऐसा हाथ को काटा तो हाथ ऊपर नहीं रहने का, हार्ट के नीचे रखने का, क्योंकि हार्ट में सबसे ज्यादा खून आता है, सबसे ज्यादा तेज प्रक्रिया यहाँ होती है। तो वो पेशेंट को मनोबल देने का, उसको बोलने का कुछ होता नहीं, उसको तुरंत एक टू व्हीलर पर या रिक्शा में या कार में बिठाने का, और घर में कोई भी प्रथमोपचार नहीं करना। नहीं फिल्म में दिखाते सांप ने काटा है, समझो यहाँ सांप ने काटा हीरोइन को, हीरो आता है वह मुंह लगाता है, खुद चूस लेता है, फिर बेचारी हीरोइन उठती है और दोनों डांस करने लगते हैं। हम फिल्म में देखते हैं, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर मुंह में छाले है या पेट में अल्सर है, कोई जख्म है, और सांप का जहर जो है ना खून के ऊपर असर करता है। सांप का जहर बोले तो सांप के लाल होते हैं, जीवन रस होता है जो अन्न बचाने के लिए उसको भगवान ने दिया है, क्योंकि वो जो अन्न खाता है, मेंढक, गिरगिट, चूहे, पंछी, ये पूरे के पूरे हड्डियों के साथ उसका पानी बन जाता है उसके पेट में। तो ये अमाइनो एसिड, ऑक्सीडेज, मोनोफॉस्फेटेज जैसे पाचक द्रव्य होते हैं जो बहुत ही एसिडिक होते हैं, जिससे हड्डियों का तक पानी हो जाता है, क्योंकि सांप जिंदा निकल जाता है, सब कुछ पकड़ के नहीं खाता, तोड़ के नहीं खाता। तो सांप का जो अन्न रस होता है वो ज्यादा एसिडिक होने की वजह से हमारे खून में मिक्सअप होने के बाद हमारा खून का जो है गुठलियां बन जाती है या पतला बन जाता है, या खून के ऊपर असर करके हमारी जीवन प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है। वैसे भी आपके खून के साथ जो चीज मैच नहीं होती, आप बी पॉजिटिव हो और आपको ओ पॉजिटिव का खून दिया गया या ए ग्रुप का खून दिया गया, तो वो आपको सूट नहीं होगा। आपके खून के अंदर हवा भी गई, पानी भी गई, तो भी आपको डिस्टर्ब करेगा वो। जानने के बाद डॉक्टर ने क्या अपने शरीर के अंदर जो बबल होते हैं वो पहले निकाल के देते हैं, पूरा इंजेक्शन जो है दवा से भर लेते हैं, बाद में आपको इंजेक्शन लगाते हैं कि गलती से कोई दूषित हवा आपके खून के अंदर ना जाए, मसल के अंदर ना जाए। तो इसी ढंग से आपके खून में कोई भी चीज मिलावट हो गई जो आपके रक्त संस्था से एक ग्रुप नहीं हो सकती, तो आपके प्राण के लिए धोखा साबित हो जाता है। इसलिए बिन जहरीले सांप ने भी बहुत काटा और ज्यादा उसकी भी नाड़ हमारे अंदर चली गई, तो बिन जहरीले के सांप ने काटने के बाद भी इंसान मर सकता है। लेकिन कुछ सांपों की जो लाड़ होती है वो ज्यादातर एसिडिक होती है, इसलिए उनको हम जहरीले कहते हैं। और कुछ सांपों के लाड़ जो सौम्य होते हैं, उससे आदमी मरता नहीं, इसलिए उसको हम बिन जहरीले कहते हैं। वास्तव में ईच एंड एवरी स्नेक इज नॉट ए नॉन वेनेमस, एवरी स्नेक इज ए वेनेमस आफ्टर बाइट। काट खाने के बाद उसके ऊपर उपचार करना ही चाहिए, चाहे टिटनस लीजिए, कुछ भी लीजिए, लेकिन सांप जहरीला सांप काटे या बिन जहरीला सांप काटे, आपको दवाखाना में जाना है। डॉक्टर तय करेगा कि आपके साथ क्या उपचार करने हैं, वो सर्जिकल पार्ट है। आप घर में काट मत खाइए, वो सांप ने काटा तो उंगली मत काटिए, खून मत निकालिए, उसको चाकू छुरे से छेद मत करिए, खून को मत चूसिए, इससे आपको टिटनस हो जाएगा, धनुर्वात हो जाएगा। वो खून बहने की, ज्यादातर खून बहने की वजह से घर में पेशेंट मर जाएगा। आप घरेलू उपचार मत करिए, तुरंत उसको सरकारी दवाखाने में ले जाइए। वहां जाने के बाद एंटी स्नेक वेनम, सर्व प्रतिलस, एक तगड़ा घोड़ा होता है, उसको थोड़ा थोड़ा 4 जहरीले सांपों का जहर इंजेक्शन द्वारा उसके नस में दिया जाता है, तो घोड़े के खून के अंदर एंटीबॉडीज तैयार होती है 90 दिन, यानी 3 महीने बाद में 6 लीटर जो रक्त है घोड़े का, और डोनेशन पद्धति से, रक्तदान पद्धति से लिया जाता है। उसके जो नेक होती है, मान, गर्दन से उसका खून जो है नस के द्वारा लिया जाता है, और घोड़े से खून डोनेट करके लिया जाता है, जिसमें एंटीबॉडी नेचुरली घोड़े के खून के अंदर निसर्गतः तैयार होती है, वो कोई फैक्ट्री में तैयार नहीं होती। घोनस, उर्से, नाग और मनेर का 5-5 मिलीग्राम जहर घोड़े को इंजेक्ट किया जाता है, तगड़े घोड़े को, उसको चने में खाकर बड़ा पुष्ट बनाया जाता है, और उस घोड़े के खून के अंदर निसर्गतः सांप के जहर को प्रतिरोध करने वाला रक्त तैयार हो जाता है, एंटीबॉडीज तैयार हो जाती है। तो फिर वो रक्तदान पद्धति से जब 6 लीटर रक्त बाहर निकाला जाता है, और उसका जो रक्त जल है घोड़े को रिटर्न डाला जाता है घोड़े के अंदर, और जो एंटीबॉडीज है वो बाहर निकाली जाती है, और उसके ऊपर प्रशिक्षण जो रहता है जिसको ड्राई करने का, उसके ऊपर ड्राई प्रक्रिया हो जाती है वो एंटीबॉडीज के ऊपर, और बाद में उससे एंटी स्नेक वेनम नाम का एक भुट्टी तैयार होता है, पाउडर तैयार होता है, जो आपको सलाइन के पानी में मिक्सअप करके दिया जाता है।
तो एक घोड़े के खून से 40 सीरीज बनती है एंटीस्नेक वेनम की। 6 लीटर रक्त जब डोनेट होता है तो उसमें 25-25 ग्राम की 40 बोतल तैयार होती है। लोग बोलते हैं इसको घोड़ा लगा दिया ना, तो ये चीज हो सकती है वो। तो घोड़ा नहीं मरता क्या उसमें? घोड़े का खून ऐसा है जो सांप के दंश को प्रतिरोध करता है। हाथी का खून नहीं करता, गेंडे का खून नहीं करता, कबूतर का खून नहीं करता। जब एंटीस्नेक वेनम का रिसर्च चल रहा था तो खाली घोड़े का ही खून जो है वो सर्पदंश के ऊपर प्रतिरोधक साबित हो गया। तो यदि मान लो क्योंकि घोड़ा कभी जिंदगी में नीचे बैठता नहीं, घोड़ा पानी से डरता नहीं, घोड़ा आग से भी छलांग लगाता है। और पुराने जमाने से लेकर आज तक घोड़ा जो है ऊर्जा का स्रोत है, हॉर्स पावर जो एनर्जी है वो हॉर्स पावर भी मिली जाती है परिणाम। तो घोड़ा ये सबसे क्या होता है, तेज प्राणी होता है। तो घोड़े का खून सब खूनों से अलग होता है। तो जितने भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम की रिसर्च होती है वो ज्यादातर चूहे के खून से या घोड़े के खून से या खरगोश के खून से की जाती है। तो उसमें घोड़े का जो खून है वो जो मल्टीटॉक्सिक इंसेक्ट्स है उनके ऊपर बहुत ही अच्छा असरदार हुआ है। तो इस ढंग से एंटीस्नेक वेनम तैयार होती है। अगर आपको गिंजेरिले सांप ने काटा, सौम्य एसिडिक दाढ़ वाले सांप ने काटा और आपने उसके ऊपर तगड़ा एंटीस्नेक वेनम का डोज लिया तो क्या हो जाएगा? मर जाएंगे। जो आप ले रहे हैं वो भी सांप का जहर ही है। एंटीस्नेक वेनम है खाली। आपके शरीर में अगर वेनम होगा तो वेनम को एंटीस्नेक वेनम रिलीव करेगा, लेकिन आपके बॉडी में वेनम नहीं है और आपने एंटीस्नेक वेनम डाल दिया तो वेनम का काम करेगा। इसलिए ज्यादातर लोग सर्पदंश उपचार में डॉक्टर की गलतियों से बचते हैं। लेकिन हम दावे के साथ एक चीज नहीं कहते क्योंकि आफ्टर स्नेक बाइट जब पीएम होता है तो सांप का जहर निकलता है, तब डॉक्टर के ऊपर कैसा क्लेम करेंगे? इसलिए ये प्रक्रिया जो है पूरी सर्जिकल प्रक्रिया है, पूरी डॉक्टरी प्रक्रिया है, उसमें आप हस्तक्षेप ना करिए। आप खाली पेशेंट को वहां जाके भर्ती करिए, बाद में उसका खून टेस्ट होगा, उसका पेशाब जो है वो टेस्ट होगा, उससे डॉक्टर तय करेंगे कौन सा टॉक्सिक है, बायोटॉक्सिक है, हीमोटॉक्सिक है, न्यूरोटॉक्सिक है, कितने मात्रा में इसके खून में वो मिश्रित है, इसके ऊपर कितना डोज लगाना चाहिए, इसका वेट कितना है, इसको कौन सी कितने जो एंटीस्नेक वेनम के इंजेक्शन है कितने सूट हो जाएंगे, सांप की प्रजाति कौन से, इस जो पूरा चीज जो है ना बहुत ही क्रिटिकल होता है। तो क्या वहाँ इतना टाइम नहीं लगेगा? टाइम लगता है। सांप ने काटने के बाद धोखे में ही आप रहते हो, एक एक्सीडेंटल प्रोसेस होती है, आप उसको फिर शांति से फेस करिए। आप डॉक्टर को भी दबाव में मत लाइए, आप भी गड़बड़ी और उलझन में मत जाइए। सर्वमित्र वनिता जी को जब नाग ने काटा था हमने तुरंत हमारे मेडिकल का हॉस्पिटल में एडमिट किया। वहां से वो बोले कि अभी उनकी कंडीशन अच्छी है, यहाँ पर वेंटिलेटर की सुविधा नहीं, आप जिला हॉस्पिटल में ले जाइए। हम बुंडाना लेके आए और यहाँ पे 3 दिन में मैडम जी ओके हो गई। चौथे दिन जाते समय 2-4 सांप पकड़ के घर गए। अपना काम चालू हो गया। तो क्या सांप पकड़ के दीदी घर ले जाते हो आप? तो हर बार तो हम जंगल में नहीं जा सकते ना, छोड़ने के लिए 2-4 सांप लेके जंगल में नहीं जा सकते। हम हमारे पास 48 आवर्स सांप रखने का परमिशन है। 48 आवर्स, जहरीले सांप 12 घंटा, बेजहरीले सांप 48 आवर्स। तो पूरे जब सांप 10, 12, 20, 25 जमा हो जाते हैं तो हम नजदीकी सेंचुरी में जाके छोड़ देते हैं जहाँ उनका प्रॉपर हैबिटेट होता है। हाँ, तो एक सांप लेके तो हम जंगल में नहीं जा सकते। इसलिए हम क्या, हमारे आस पड़ोस वाले बोलते हैं भाई इनके घर से निकलेगा आपने को खटेगा, तो हमको रूम नहीं मिलती, हम बहुत सारी दिक्कतों में रहते हैं। जहाँ पे समाज सेवा के बेचारे वंचित ही होते हैं। भैया जैसा कपड़े में आप बोरी में भरते तो सांप उसको काट के नहीं निकल सकते क्या? इनको तो कभी भी काट सकते हैं, वो धोखे का काम है। इलेक्ट्रिसिटी का काम इस बोरी में भर के घर में रखा है, बिल नहीं बना सकता। नहीं, हम बोरे में भरकर सांप घर में नहीं रखते। सांप को रखने के लिए प्लास्टिक बॉटल रहती है, उसको छेद किए रहते हैं, उसके अंदर मट्टी डली रहती, उसको हैबिटेट मेंटेन करते हैं। अभी जो सांप आपको दिखाया था कॉमन साइन हुआ, उसके लिए मट्टी डाली तो वो मट्टी के अंदर घुस गया, आपको दिखेगा भी नहीं है। आप उसका ढक्कन खोल के देख सकते हैं कि सांप अंदर घुस गया है, पता भी नहीं चलेगा। पूरी को काट के बाहर निकलना नहीं, सांप खुद बिल नहीं बनाते, सांप के दांत नोकील नहीं होते, सांप खुद ऐसा कोई भी छेद नहीं बना सकता। हमारे मराठी में कहावत है, आयत्या बिळात नागोबा। बोलिए। तैयार जो होल होते हैं चूहों के, उसमें सांप रहते हैं, तैयार बिल में घुसते हैं, खुद होके घोंसला बिल या घर नहीं बनाते। सांप जो वालों होता है ना चिड़ियों का घर, वो भी दूसरों का होता है, उसमें घुस जाते हैं। वहाँ मेंढक खाने को मिलते हैं, गिरगिट खाने को मिलते हैं, छिपकलियां खाने को मिलते हैं। इतना धूप है बाहर, सांप शीतलता का प्राणी, 33 डिग्री सेल्सियस तापमान के ऊपर सांप जीवित नहीं रह सकता। आज का टेम्परेचर 48 के ऊपर है, तो सांप कैसे जीवित रहेगा? इसलिए सांप खुद को ठंडक वाली जगह ढूंढ लेते हैं।
जमीन के नीचे जाके बैठ जाते हैं। तो अभी धूप के समय सांप निकलते नहीं, आपको सांप को देखना है तो सवेरे 4 बजे उठना पड़ेगा। तो 5 बजे किसी जो चींटियों का घर होता है जिसको अरोल बोलते हैं हम लोग, मट्टी का, उसके आजू बाजू में आप जाओगे तो आपको बहुत सारे मेंढक नजर आएंगे। तो उनको इजीली फूडिंग मिलता है अंदर, इसलिए सभी मादाएं सांप के अंदर बैठ जाती है और अंदर बैठ के 3-4 महीने अच्छा खाना खा लेती है। पहले बारिश के बाद, दूसरे बारिश के बाद कितने सारे मेंढक दिखते हैं, अभी एक भी मेंढक दिखता है तो क्या अचानक पैदा नहीं हो जाते, वो जमीन में रहते हैं, बिल के अंदर छिपे रहते हैं, तो उनको सांप ढूंढ लेते हैं, खा लेते हैं। जब मादिया पहला बारिश होने के बाद जब वातावरण पूरा कूल हो जाता है, तो पानी बह जाता है, ऊपरी घास बन जाती है और शीत वातावरण तैयार हो जाता है, तब जो हीटेड मादिया रहती है, जो हीट पे होती है, उनके अंदर से एक विशिष्ट प्रकार का द्रव निकलता है जो हवा के द्वारा उसके गंधक जो है नर सांप अपने जीभ पर सूंघ लेता है। सांप की जीभ सेंसेशन ऑर्गन होती है और वो सेंसेशन ऑर्गन से उसका जोकॉप्सन ऑर्गन में एनालिसिस करके अपनी मादी कहाँ छिपी बैठी है वो उसको समझ में आता है और उसके रिसर्च में बहुत सारे सांप उस बिल के आजू बाजू में आते हैं और उनका शक्ति प्रदर्शन चालू हो जाता है। 2 सांप आपस में झपटते हैं, लोग बोलते हैं स्नेक डांस चल रहा है, सांपों का मिलन चल रहा है, वो मिलन नहीं होता, 2 नरों की मारामारी होती है, मादी अंदर बिल में बैठी रहती है। तो जो शक्तिशाली सांप होता है वो मिलन के लिए अंदर जाता है। सांपों का मिलन अभी तक साइंटिस्ट लोगों ने भी देखा नहीं, वो जमीन के अंदर होता है। आप ऊपर जो देखते हैं 2 नरों का मिलन होता है, एक्साइटेड सांप रहते हैं, हाँ वो गलत चीज है। सांपों का मिलन बिल्कुल शांति से होता है, नीचे होता है और जिंदगी में सांप एक बार ही मिलन करते हैं। तो मादी सांप जो होता है पूरे शुक्र जंतु जो है उसके पूरे खींच लेती है, पूरा स्पर्म उसके निकाल लेते हैं और अपने गर्भाशय में रख देते हैं, अंडाशय में। और हर रेनी सीजन में उनके शरीर के अंदर जो अंडों की माला होती है उसके ऊपर वो स्पर्म स्प्रेड करके 10-10, 12-12 अंडे जो है फलित करते हैं, उसका फलन करते हैं, फर्टिलाइज करते हैं उसको और फिर उस अंडे की अंदर ही अंदर बाढ़ हो जाती है, उससे बच्चे निकल के बाहर आ जाते हैं। सांपों के मादी को गर्भाशय नहीं होता, अंडाशय होता है और सांप जिंदगी में एक ही बार मिलन करता है। इस प्रोसेस की वजह से टेस्ट ट्यूब बेबी का संशोधन हुआ कि स्पर्म को सिक्योर कैसा करना, यूटिलाइज कैसा करना और शरीर के अंदर कैसे बनाए रखना। सांप का शीत रक्त का शरीर होता है, इसीलिए स्पर्म जो है उसके नष्ट नहीं हो जाते और रह जाते उसके अंदर। तो जो नर और मादी सांप होते हैं वो दिखने में मादी सांप बहुत तंदुरुस्त, जाड़ा जट्टा और मजबूत होता है। नर सांप जो होता है वो बेचारा वीक होता है, इतना खूबसूरत नहीं होता। और अगर मादियों को भोजन नहीं मिला नीचे, समझो अभी मई का महीना चल रहा है और मई में मेंढक नहीं मिले किसी बिल में और मादी की बहुत सारी भूखमरी हो गई और जून के समय में हिट में आ गए और कोई अचानक से नर अंदर आ गया, वो नर ने मिलन किया और मादी को कुछ खाना नहीं मिला, तो बाद में काम होने के बाद वो मादी सर्प जो होता है नर सर्प को खा डालता है। फिर सांप भी सांपों को खाते हैं, उसका काम खत्म होने के बाद वो वीक हो जाता है, वेटिंग वीकनेस आता है उसको, तो वीक सांप को मादी सर्प खा डालता है। और लोग बोलते हैं नर ने मादी को मारा, मादी के अलावा नर को मारा तो एक दूसरे का बदला लेते हैं, कितने सारे फिल्म बने हैं, सब गलत है। सांपों की मिलन प्रक्रिया, सांपों की फलन प्रक्रिया, सांपों की प्रजनन प्रक्रिया एक बहुत क्लिष्ट बात होती है और इसके ऊपर हम संशोधन कर रहे हैं, इसलिए हम ज्यादा डीप गए उसमें, तो अभी एक सत्य जो है पता चल रहे हैं। तो सांप के इस संशोधन से टेस्ट ट्यूब बेबी तक हम लोग पहुंच गए, क्लोन तक पहुंच गए, डीएनए तक का संशोधन हो रहा है। तो इसीलिए सांप एक मानवीय जीव शास्त्रीय दृष्टिकोण से देखा जाए तो गायनिक सेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो दीदी ने इसकी कहीं ट्रेनिंग ली है क्या, कुछ ये सब चीजें क्या मालूम क्या किया है? भैया सवाल हाँ जी जी जैसे कि जब हम यहाँ से आए तब वो सांप पे बहुत डर लगता था, धीरे धीरे डर थोड़ा खत्म हो गया और अब ऐसा है कि वो उसके काम उसके रास्ते से जाता नहीं मेरे रास्ते से, लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि आगे सांप ऐसा खड़ा ही रहते इधर के सांप ऐसे सीधे ऐसे चल गए, उसके सामने आ गया और मैं भी सामने आ गई, मैं भी डर गई, वो भी डर गया, वो चला गया, मैं भी चली गई, लेकिन आप तो ऐसे बोलते कि वैसे ही खड़ा रहना है। आप देखिए रास्ते से समझो एक कुत्ता है, कुत्ते के ऊपर हाथी ने पैर रख दिया, कुत्ते का क्या हो जाएगा? पूरा कुचुम्बर हो जाएगा, उसका पसलियाँ पूरी टूट जाएगी बेचारे की। हाथी इतना बड़ा, कुत्ता कितना नाजुक प्राणी। सांप भी मुलायम होता है, उसकी बरगड़ियाँ छोटी छोटी होती है, पसलियाँ छोटी छोटी, मनके छोटे छोटे होते हैं। हम 70, 80, 90 किलो के हमारे बूट के साथ कस के उसको पैर रखेंगे तो बेचारे के 10-12 पसलियाँ टूट जाती है और खुद की जान बचाने के हेतु वो काट पाता है।
आपके सामने जो सांप खड़ा होता है उसने जिंदगी में इतना बड़ा प्राणी देखा नहीं रहता कि भाई ये क्या है। उसने मेंढक देखे होते हैं, चूहे देखे होते हैं, इतना बड़ा प्राणी देखने के बाद तो उसकी फट जाती है। आपका डरने का सवाल नहीं, वही डर जाता है। क्या बात क्या चार मिनट में वो भाग जाता, आप भी भाग जाओ, वो भी भाग जाता। क्या बात है। 2 मिनट का समय देने के लिए खड़ा रहो, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। ये हिलने डुलने वाली चीज अपने ऊपर ना आ जाए इसलिए झपक पड़ता है। उसको आदेश है ना पुकारो लेकिन काटो मत। तो डराता है लेकिन काटता नहीं। जी जी हम भागते हैं तो हम हमारे पीछे वो भी भागेगा। नहीं बिल्कुल नहीं। सांप कभी पीछा नहीं करता, सांप कभी बदला नहीं लेता, पीछे से आके नहीं काटता। सांप जो है ये डरपोक प्राणी, आपको देख के डर जाता है, भागता है। दूसरी बात ऐसे मुझे अक्सर पूछा जाता है क्या सांप मंत्र से वश होते हैं? क्या सांपों से नाग कन्या विष कन्या बनाई जा सकती है? क्या इच्छाधारी नागिन होती है? मुझे बहुत सारे ऐसे प्रश्न आते हैं, तो ये प्रश्न मैं ही आपके सामने उजागर कर देता हूँ। मुझे बहुत सारे लोग इनके बारे में बोलते हैं कि ये कैसी सांपों की दुनिया में घुस गई। हाउ शी इज बिकम द स्नेक लेडी ऑफ द वर्ल्ड। लोग इनको ही सर्प महिला कहते हैं, सर्प कन्या कहते हैं। हाउ इट पॉसिबल? तो ये साइंटिफिकली पॉसिबल हुआ है, ये विज्ञान की दृष्टि से पॉसिबल हुआ है। ना ही कोई जेनेटिक या ना कोई इनके खानदान में सांप पकड़ जाए, पिताजी नहीं माताजी नहीं, और इनको सांपों का कोई इतिहास नहीं इनके खानदान में। ये कोई मदारी फैमिली से नहीं है, एक कृषि कन्या है, एक किसान की बेटी है। इनका सराउंडिंग जो आदिवासी बच्चों का था, उधर खेल कूद के साथ साथ नदियों में कूदना, पंछियों के पीछे दौड़ना, खरगोश के पीछे दौड़ना, मछलियां पकड़ना, खेकड़े पकड़ना, मधुमक्खियों के छत्ते निकालना, बचपन से उन लोगों की आदत रहती थी। उनके साथ रह के पेड़ों पर चलना, पानी में कूदना, छलांग लगाना, सब आदिवासी एक्टिविटी जो होती है पूरी सीख गई। एक आदिवासी कन्या बन गई थी बचपन में, जो अभी काम आ गए। तो अभी तो हमारे देश के राष्ट्रपति भी अभी आदिवासी है, हम भी मूल निवासी हैं। हम पूरे जो लोग हैं भारत के जो लोग हैं द्रविड़ी लोग हैं, तो हम लोगों ने भी हमारे जीव जमीन जंगल से जुड़ जाना चाहिए। ये हमारा अस्तित्व है और इससे ही हम लोग ऊपर आए हैं। हम पंचतत्व से ही बने हुए हैं, वही हमारे अंदर है। तो अपना विषय चल रहा था कि सही में क्या इच्छाधारी नागिन होती है? इच्छाधारी नागिन होती है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या वनिता जी सांप को पकड़ते थे, इनके अंदर कुछ सांपों का वास है, अंश है? मैं बोलता हूँ भैया देख, अगर वो नागिन फिल्म में दिखाया गया है कि श्रीदेवी जो थी रात को 12 बजे नागिन बनती थी और दिन में दिन भर महिला बनके डांस करके ऋषि कपूर के साथ घूमती थी बगीचा में, और उसकी वजह से उनकी सांस बहुत डरती थी, ऐसा वो फिल्म में दिखाया गया है। अभी देखो वनिता जी अगर रात को 12 बजे नागिन बन गई और मैं उनके बेड पर हूँ, तो मैंने किस खिड़की से छलांग लगानी थी और किसको बोलने के भाई लाठी काठी लेके आओ, मेरी बीवी जो है ना नागिन बन गई है। तो भाई की कभी महिलाओं की कभी नागिन बनती नहीं, और अगर महिलाओं को छेड़ा तो नागिन से कम होती नहीं। भैया एक सवाल। हाँ बोलिए। परंपरा में कई बातें प्रचलित है, पता नहीं सही है कि गलत है, ठीक है? जैसे गरुड़ वगैरह का फल खुराक देने पर सांप प्रवेश नहीं करता, या कोई गंध विशेष से सांप दूर भागते हैं, ऐसा कोई उपाय है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। हमने पहले बोला है कि सांप सृष्टि का, सहजीवन का और पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है, बायोडायवर्सिटी का एक हिस्सा है। तो सांप के भी शत्रु होते हैं, तो उसमें जो स्नेक ईटर बर्ड्स होते हैं उसमें खास करके गरुड़ आता है। हाँ, उसमें जो हमारा रात को जो निकलता है उसको क्या बोलते हैं, उल्लू भी आता है। उसमें बहुत सारे ऐसे पंछी हैं, जो जितने भी पंछी आप तालाब में देखते हैं जो मछलियां खाते हैं, वो सभी के सभी स्नेक ईटर बर्ड्स होते हैं। देन जो व्हाइट कैट्स होती है, पेट कैट्स होती है, वो भी स्नेक ईटर्स होती है। सांप भी सांपों को खाते हैं। अगर गिनती में गिना जाए तो सांप को 18 शत्रु है प्राकृतिक रूप से। बाज हाँ, बाज भी आते हैं, मोर भी सांप को बहुत चाव से। हाँ भैया, वो एक गरुड़ नाम का वृक्ष होता है, उसका जो फल होता है या उसका जो गंध होता है उससे दूर भागते हैं सांप। नहीं, वो तो गलत है। जब उसका शत्रु वहाँ आजू बाजू में रहता है तो उसको हट लगते हुए छिप जाता है, लेकिन भागता नहीं। अभी जंगल में शेर भी होता है तो क्या पूरे हरिण भाग जाते हैं? गांव में थोड़ी घुसते हैं, अपना सेफ पोजीशन, सेफ जगह ढूंढ लेते हैं, वहाँ छिप जाते हैं। तो कोई किसी से भागता नहीं, कोई किसी से यही होता नहीं, अपना प्रीमाइसेस बना के, हैबिटेट बना के वहाँ सुरक्षित रूप से जीवन व्यवहार करते हैं। अभी हमको भी डर लगता है, जिनके साथ वेपन्स है बड़े बड़े, जो पूरे सृष्टि को नष्ट करने के लिए सोच रहे हैं,
भी डरते हैं। हम भी डरते हैं, लेकिन जी तो रहे हैं। तो एक ही बात है कि सहजीवन ही जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। जियो और जीने दो, लिव एंड लेट लिव। इतना ही नहीं तो हम भी जिएंगे, दूसरों को भी जीने के लिए मदद करेंगे। मेरा पूछने का आशय है, ऐसा कोई उपाय जिससे सर्प घर के अंदर प्रवेश? बहुत ही छोटा उपाय है। आप घर का जो भी आपका खान्य है तो ऊंचाई पर रखो, उसके अंदर चूहे बिल ना बने। आपके घर में पूरा प्रकाश आना चाहिए। घर के आंगन में जो बेली आप लगाते हो पुष्प की, उसके ऊपर गंदा होता है, वो गंदे के ऊपर अटैच होते इंसेक्ट्स आते हैं, मधुमक्खियां आते हैं, उनको खाने के लिए गिरगट आते हैं, मेंढक आते हैं। रात को आप लाइट लगाते हो दरवाजे पर छिपकली आते हैं। तो आप ऐसी सिचुएशन ना बनाओ कि जो खाद्य के लिए शोध में गिरगट आए, मेंढक आए, चूहे आए और उनके पीछे सांप आए। ये चैन अगर आप डिस्टर्ब कर सकते हैं स्वच्छता से, आपके थोड़ी तंदुरुस्ती से और जागरूकता से, तो सांप का डर कम हो जाएगा। वो तो आने वाले हैं लेकिन वो नहीं आएंगे। सांप में जो है ये प्रकाश का जो है, प्रकाश को डरते हैं। सांप निशाचर होते हैं, इसलिए जहाँ अंधेरा होता है वहाँ सांप आते हैं। तो आप ज्यादातर प्रकाश भरी एरिया में रहिए, खुले में रहिए। घर के आस पड़ोस में मैडम ने बोला कि कूड़ा कचरा कुछ अड़चन ना रखे, तो आप सांप से बहुत सारा धोखा दूर कर सकते हैं। और बाम्बू के और बांस के एरिया में रहने वाले लोगों के लिए एक खास चीज बोलता हूँ कि बांस के पौधों के अंदर कोई भी जीव जंतु निवास नहीं करते। सांप भी नहीं करता। सांप भी नहीं करता, क्योंकि उसका पौधा रात को इतना जोर से ऊपर आता है कि पेट फाड़ के बाहर आ सकता है। इसमें उसके अंदर जो है ना, बाघ सोते नहीं कभी। बाम्बू के बन में बाघ कभी सोते नहीं कि वो सो जाए तो उसके पेट के नीचे से बाम्बू ऊपर आ जाएगा। इतना फोर्सली रात को बाम्बू का जो टोक होता है, नोक होता है, वो धड़क से जमीन से ऊपर आता है। इसलिए बाम्बू के पेड़ के अंदर, बांस के पेड़ के गुंदे के अंदर कोई जीव जंतु निवास नहीं करता। वो अपने आप में स्वच्छ होता है, दिखने में घना दिखता है लेकिन उसके अंदर कोई जीव जंतु नहीं रहता। उसके ऊपरी हिस्से में पंछी रहते हैं बस। हाँ, ये बहुत अच्छे है। इसलिए उसका कंपाउंड भी यूज करते हैं कि वो सेफ्टी होता है। बांस का कंपाउंड रखते हैं हमारे तरफ लोग। बांस के पेड़ का कि काट के? नहीं, बांस के पेड़ का, उसका पेड़ होना चाहिए, तो उसमें कोई जीव जंतु नहीं आएगा। और पूछिए आपके मन में जो भी है, उपचार से लेकर संशोधन के लिए। आज आप लोग जो है ना, सांप को देखो नहीं। हमने कथा, कादम्बरी और धर्मग्रंथ, चित्रपट, बहुत सारे जगह में सांप को देखा है, बहुत सांपों के बारे में सुना है। सांप को देखना कोई बड़ी बात नहीं, सांप को अभ्यासना, उसको समझना, उसको दिमाग में लेना और उसके बारे की जो सुपरस्टिशंस है, जो गलतफहमियां है, जो अंधविश्वास भरी बात है, उसको दिमाग से निकाल के फेंक देना। उसकी जगह सही चीजें इस्तेमाल करना, सही जानकारी अंदर लेना, ये बड़ी बात है। तो आपके मन में थोड़ा भी डर है तो आप बेझिझक पूछिए। पूछना चाहता हूँ, जो भी आप हाँ कैसे हुआ? हाँ, वो कैसे? बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखो, जब सांपों की 10 बनाने का प्रोग्राम चल रहा था, तो फ्री वैक्सीनेशन का जब संशोधन हुआ कोरोना के बारे में, तो हमारे दिमाग में ऐसी चीज है कि भाई सांपों से बहुत सारे लोग इफेक्टेड हैं। अपने देश में 2.5 से 3 लाख लोग अकेले महाराष्ट्र में सर्पदंश से मरते हैं, ये बड़ी समस्या है। और बहुत सारे लोग तो बिंजर सांप के काटने से ही मरते हैं। तो सांपों का उपचार का जो तंत्र है, सांपों के काटने का जो एक हिस्सा है, उसको उजागर करना बहुत जरूरी है। तो हमने इसके ऊपर जब संशोधन किया, जब खास करके मैडम को सांप ने काटा था, तो हम मेडिसिन के अंदर घुस गए कि मेडिसिन कैसा तैयार होता है। बाद में उसके ऊपर और क्या संशोधन करना जरूरी है, उसके अंदर घुस गए। तो हमको ऐसा पता चला कि बहुत सारे लोगों को मेडिसिन मिलता ही नहीं, बहुत सारे लोग दवाखाने में लेट जाते हैं, वहाँ स्नेक बाइट का एक्सपर्ट डॉक्टर मिलता नहीं। कोई गायनिक का होता है, कोई हार्ट का होता है, कोई अलग अलग बीमारियों का डॉक्टर होता है, स्नेक बाइट एक्सपर्ट कोई होता नहीं। और जो कॉमन डॉक्टर लोग सांपों का उपचार करते नहीं, क्योंकि उनको आदत होती है, उनके पास पेशेंट जाते नहीं। तो MBBS के अभ्यासक्रम में स्नेक बाइट के ऑप्शन में गायनिक रखा है। तो गायनिक के पेशेंट ज्यादातर स्टूडेंट जो है गायनिक का स्टडी करते हैं, स्नेक बाइट का कोई स्टडी करता नहीं। इसलिए सर्पदंश उपचार तज्ञ ऐसा कोई बोर्ड मिलता नहीं आपको डॉक्टर में। तो हमने इस चीज में कमी है और इसको हमको चांस से काम करने के लिए ऐसा ठान कर खुद होकर मैडम ने उसमें इंटरेस्ट लिया। फिर हमने ऋग्वेद संहिता का स्टडी किया और आपका जो MBBS का अभ्यासक्रम है, ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं, पूरा यजुर्वेद और ऋग्वेद है। वेदों में से तो पूरा जो आपका जो आयुर्वेद है वो बाहर आया है। तो हमने जब उसके अंदर घुसे, उसका स्टडी किया, तो हमारा भारतीय
सर्प विज्ञान इतना विस्तृत, इतना विशाल और इतना डीप है कि अभी तक परिणत रोगों से हम बहुत आगे हैं। तो हमने इसके ऊपर जब इंटरेस्ट लेना चालू किया तो हमको पता चला कि हम एक अच्छा वैक्सीन बना सकते हैं। फिर हम साइंस वालों से मिले, उस क्षेत्र के बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों से मिले, हैदराबाद वालों से मिले, विनस वालों से मिले, भरत सीरम से मिले और धीरे धीरे बात आगे बढ़ाई। फिर उसकी कानूनी प्रक्रिया बनाई, फिर पेटेंट की बात आई और ऐसा करते 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 अभी हम लोगों ने ये बात ठान ली है। हमको एक लालच भी दिया गया था कि तुम हमारे लिए वैक्सीन बनाओ, तो हम आपको 250-300-500 करोड़ रुपए देते हैं। हम गवर्नमेंट के लिए वैक्सीन बना रहे हैं, भारत सरकार जो हर गरीब को फ्री में। इसलिए मैडम का नारी शक्ति पुरस्कार के लिए चयन हो गया, पद्मश्री के लिए भी नॉमिनेशन हो गया और विश्व का सबसे ऊंचा पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज, जिसे कहते हैं कि नोबेल विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार के लिए इस साल नामांकन हुआ है। क्या भारत सरकार ने कोई कमी नहीं रखी। मैडम जी के सम्मान में टपाल टिकट जो है वो भी इशू किया। भारत सरकार ने इनके ऊपर पोस्टर स्टैम्प इशू किया 2014 में प्रणब मुखर्जी के टाइम। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने छत्रपति शिवाजी महाराज वंशज पुरस्कार दिया और इस गवर्नमेंट ने नारी शक्ति पुरस्कार प्रेसिडेंशियल अवार्ड दिया और इस वर्ष जो है मैडम जी को वर्ल्ड विश्व शांति के लिए नॉमिनेशन मिल गया। अभी राष्ट्र संघ की सदस्य बन गई यूनो की, विश्व शांति हम 3 अंतरराष्ट्रीय व्यासपीठों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और राज्यसभा के लिए विनती की गई थी उनको कि आप राज्यसभा में आओ। हमने विनम्र हमको बहुत सारा काम, बाहर चले जाएंगे तो साथ कैसे वो बचेंगे? बहुत